कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जादू का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ शहर के पास जंगल में एक हद से ज्यादा ताकतवर लड़का रहता था जिसका नाम है मैश। मैश और उसके पिता बर्नहेड जंगल में एक छोटे से घर में बड़ी आराम से रहते थे। अपनी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद जब मैश घर पहुंचा तो उससे गलती से दरवाजा टूट गया, और ये देखकर बर्नहेड को बहुत गुस्सा आया। पर मैश ने अपने पिता के गुस्से को शांत करने के लिए दरवाजे को वापस सही करने का तो वादा किया, पर इस वादे को पूरा करने के चक्कर में उसने दरवाजे के टुकड़े कर दिए। ये देखकर बर्नहेड के दिमाग में हर पिता की तरह ख्याल जरूर आया होगा, क्या करूं, मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो इतना करता हूं इससे। इसके बाद मैश और बर्नहेड एक साथ चाय पीने के लिए बैठे, जहां हमें पहली बार पता चलता है कि मैश उस दुनिया के लोगों से काफी अलग था। असल में वो जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता था, और इसी की कमी को पूरा करने के लिए बर्नहेड उसके शरीर को ताकतवर बनाना चाहते थे। पर मैश को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो हमेशा सोचता रहता था कि आखिर उसकी ट्रेनिंग पूरी तरह से फिजिकल क्यों होती थी। चाय खत्म करने के बाद बर्नहेड किसी काम से घर से बाहर चले गए, पर जाने से पहले उन्होंने मैश को कहीं भी बाहर जाने से मना कर दिया। पर अपने पिता के निकलते ही मैश अपने फेवरेट क्रीम पफ खाने के लिए शहर की तरफ निकल गया। शहर पहुंचकर मैश ने देखा कि सभी लोग जादू का इस्तेमाल कर रहे थे, पर मैश को ये सब देखकर बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं हुई, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब काम हाथों से भी तो हो सकते थे और इनके लिए जादू की क्या जरूरत। बेकरी पहुंचकर उसने अपने फेवरेट क्रीम पफ का ऑर्डर दिया, पर इस एक्साइटमेंट में उसने गलती से सिक्कों को इतनी जोर से दबा दिया कि वो मुड़ गए। 2.5 किलो का हाथ है कातिया। और फिर जब मैश ने उन सिक्कों को फिर से अपने हाथ से सीधा किया तो ये देखकर तो दुकानदार बिल्कुल पागल ही हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैश को उसके मनपसंद क्रीम पफ तो मिल गए, पर उसी वक्त एक हवा के झोंके से उसके सर की टोपी उड़ गई, और आसपास के सभी लोग उसका चेहरा देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था। उधर पुलिस स्टेशन में ब्रैड नाम का एक ऑफिसर अखबार पढ़ रहा था, जिसमें उस साल के डिवाइन विजनरी के बारे में लिखा हुआ था। ये एक ऐसा टाइटल था जो मैजिक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को दिया जाता था। इसके साथ साथ उसे और भी कई सारे फायदे मिलते थे। तभी ब्रैड का फोन बजा और उसे बताया गया कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। उधर मैश को समझ में नहीं आ रहा था कि सब उसको घूर क्यों रहे थे, और इसीलिए वो चुपचाप अपना क्रीम पफ खाने में बिजी था। पर तभी उसकी टक्कर टेरी नाम के एक पुलिस ऑफिसर से हुई, और मैश के क्रीम पफ की थोड़ी सी क्रीम उसकी यूनिफॉर्म पर लग गई, जिससे टेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में मैश के क्रीम पफ को जमीन पर फेंक दिया और उस पर चिल्लाने लग गया। और तभी अचानक से मैश ने टेरी की पूरी यूनिफॉर्म फाड़ दी। पर इसके पीछे उसका मकसद था कि वो इससे अच्छे से धोकर टेरी को वापस कर देगा। उसी वक्त ब्रैड भी वहां पहुंच गया और उसने टेरी से पूछा कि आखिर वो बिना कपड़ों के क्यों खड़ा है। तभी उसकी नजर मैश पर पड़ी और वो समझ गया कि उसे फोन पर इसी लड़के के बारे में बताया गया था। पर जैसे ही वो मैश की तरफ बढ़ने लगा तभी वहां बर्नहेड की एंट्री हुई और वो मैश को पकड़कर वहां से बड़ी तेज से भागा। पर ब्रैड ने उसका पीछा करने के लिए अपनी मैजिकल बर्ड को उनके पीछे भेज दिया। उधर घर पहुंचने के बाद बर्नहेड ने मैश को उससे बिना पूछे शहर में जाने के लिए बहुत डांटा और पनिशमेंट में उसको अपना पूरा वर्कआउट रिपीट करने को कहा। साथ ही बर्नहेड ये सोचने लग गया कि आखिर पुलिस से कैसे निपटा जाए, और तभी उसने ब्रैड की भेजी हुई चिड़िया को देखा, और उसी वक्त अचानक से ब्रैड भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और उसने आते ही मैश के बारे में पूछा। उधर मैश अपना वर्कआउट इस तरह से कर रहा था जैसे वो कागज उठा रहा हो, और उसने अपना पूरा वर्कआउट 5 मिनट में खत्म कर लिया। अपना वर्कआउट खत्म करके जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने दरवाजे से ब्रैड की आवाज सुनी, जो बर्नहेड को बता रहा था कि अब इस दुनिया पर सिर्फ जादू का राज चलेगा, क्योंकि उन्होंने उन सब लोगों को खत्म कर दिया है जो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसी में इस दुनिया की भलाई है। ब्रैड ने बर्नहेड को उड़ाकर दीवार की तरफ फेंकते हुए बताया कि किसी अनमार्क इंसान को छुपाना कानून के मुताबिक बहुत बड़ा अपराध था, पर बर्नहेड ने फिर भी मैश के बारे में बताने से साफ मना कर दिया। एक फ्लैशबैक में उसने बताया कि उसे बचपन से ही एक फेलियर की तरह देखा जाता था, और ये सब उसके साथ पूरी जिंदगी चला, और इसीलिए उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया था। पर उसी वक्त उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई, जो मैश था। वो मैश को देखते ही समझ गया था कि उसके चेहरे पर निशान न होने की वजह से उसके असल माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए बर्नहेड ने उसे पालने का फैसला किया।
अपनी कहानी बताने के बाद बर्नहेड ने चिल्लाकर मैश को वहां से भागने को कहा। भाग भाग मैश भाग! और ये सुनते ही ब्रैड उसे मारने लग गया। पर जैसे ही वो बर्नहेड को खत्म करने वाला था, हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है दरवाजे को तोड़ते हुए। मैश ने अंदर आते ही एक ऑफिसर को ऐसा जबरदस्त मुक्का मारा कि वो घर के दूसरी तरफ की दीवार तोड़ते हुए बाहर गिरा। उधर जैसे ही टेरी उसके पास पहुंचा तो उसने एक बार फिर उसकी यूनिफॉर्म फाड़ दी और तब तक उसे थप्पड़ मारता रहा जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गया। इसके बाद मैश ने ब्रैड को बताया कि वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि बर्नहेड ही उसका पूरा परिवार है। ये सुनकर ब्रैड हंसने लग गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मैश को आराम से मार देगा क्योंकि उसे जादू नहीं आता था। पर जैसे ही उसने अपना स्पेल मैश की तरफ भेजा, मैश ने उसे बड़ी आसानी से अपने एक हाथ से घुमा दिया। ये देखकर ब्रैड को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था और इसके बाद ब्रैड एक एक कर बार बार उस पर स्पेल फेंक रहा था, पर मैश उन्हें मजाक मजाक में ही घुमा देता था। पर जैसे ही मैश ने अपने पिता की स्टिक को हाथ में पकड़ा तो ब्रैड को लगा कि शायद वो उस पर जादू से हमला करेगा, इसीलिए उसने अपने आगे एक कवर बना लिया। पर मैश ने जादू की जगह पर पूरी ताकत से उस स्टिक को फेंक दिया जो ब्रैड के कवर को तोड़ते हुए सीधा उस पर जाकर लगी। अंत में ब्रैड अपनी हार मानकर घुटनों पर बैठ गया। मैश उसे जान से मारने की धमकी दे ही रहा था कि ब्रैड ने सामने से उसे एक डील ऑफर कर दी। ब्रैड की डील के मुताबिक मैश को मैजिक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और स्कूल में टॉप करके एक डिवाइन विजनरी बनना होगा और इसमें ब्रैड उसकी मदद भी करने वाला था। पर इसके बदले में उसे वो सभी फायदे चाहिए थे जो मैश को एक डिवाइन विजनरी बनने के बाद मिलने वाले थे। साथ ही शर्त यह भी थी कि अगर मैश इस डील को मानने से इनकार कर देगा तो पुलिस जिंदगी भर उसके परिवार का पीछा करती रहेगी। अपने पिता की भलाई के बारे में सोचते हुए मैश ने ब्रैड की इस डील को मान लिया और इसके बाद वो अपने चेहरे पर एक झूठा निशान बनाकर ईस्ट एंड मैजिक एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंच गया। ये एग्जाम इतना मुश्किल था कि सिर्फ 3% बच्चे ही इसे पास कर पाते थे। सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो रखे थे। स्कूल के एक टीचर लूसी खिड़की पर खड़े होकर सभी बच्चों को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगी। ध्यान से देखने पर उनकी नजर मैश पर पड़ी जो ग्राउंड में ही अपनी ट्रेनिंग में लग गया था। ये देखकर लूसी एकदम परेशान हो गई क्योंकि वो ग्राउंड ट्रेनिंग करने के लिए नहीं था। तो भैया ये क्या कर रहा है? अपने आप को थोड़ा शांत करने के बाद जब उन्होंने वापस मैश की तरफ देखा तो वो इनविजिबल चेयर पोजीशन में बैठकर एक फिटनेस बुक पढ़ रहा था। तभी लूसी की नजर मैश के पीछे खड़े बर्नहेड और ब्रैड पर पड़ी। वो वहां मैश पर नजर रखने के लिए आए थे। लूसी ने बड़े ही स्टाइलिश तरीके से एंट्री मारकर यह अनाउंस किया कि आज का एग्जाम वो खुद लेगा। ये सुनकर सभी बच्चे डर गए क्योंकि सभी लूसी को एक बहुत बड़ा जादूगर मानते थे। यह सुनकर लूसी को काफी अच्छा लग रहा था, पर तभी मैश ने उनकी एंट्री को फालतू का दिखावा बताकर लूसी को गुस्से से भर दिया और उन्होंने मन ही मन में मैश को फेल करने का फैसला कर लिया। इसके बाद लूसी ने अपने जादू से सभी बच्चों के लिए सीट्स तैयार करी और उन्हें उस पर बैठने को कहा। सभी बच्चे ये देखकर हैरान थे, पर मैश को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने लूसी को कहा कि उन्हें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तो भैया क्यों कर रहे हो? इसके बजाय वो सभी बच्चों को एक कमरे में भी तो ले जा सकते थे जहां पहले से ही सारे इंतजाम होते। मैश की ये बात सुनकर तो लूसी को उससे नफरत ही हो गई। टेस्ट शुरू होने पर सभी बच्चों के एग्जाम पेपर्स के वर्ड्स इधर उधर घूम रहे थे और उन्हें जादू करके इन वर्ड्स को रोकना था ताकि वो अपना पेपर शुरू कर सके। पास में ही खड़े ब्रैड और बर्नहेड को लग रहा था कि शायद मैश का पेपर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, पर मैश ने अपने पेन को जोर से दबाकर वर्ड्स को रोकने को कहा और सभी वर्ड्स डर कर अपनी जगह पर वापस आ गए और मैश ने सबसे पहले अपना पेपर खत्म कर लिया। लूसी ये देखकर हैरान था कि सभी वर्ड्स अपनी जगह पर वापस कैसे आए। मैश ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक एक टेस्ट पास कर लिया और सभी बच्चे उसे देखकर हैरान थे। लूसी ने मैश को फेल करने के लिए एक आइडिया निकाला। अपनी जादू की मदद से लूसी ने जमीन से एक भूल भुलैया निकालकर बच्चों के सामने रखी और उन्हें 30 मिनट में उससे बाहर आने को कहा। टेस्ट शुरू होने पर लेमन नाम की एक लड़की मैश के पास उसका पार्टनर बनने के लिए आई और वो दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे, पर वो बार बार किसी न किसी जाल में फंस जाती थी। मैश अब तक समझ चुका था कि वो लेमन के साथ बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसने लेमन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन लेमन ने उसे रोकने के लिए जादू करके हथकड़ियों में बांध दिया, पर मैश अपनी ताकत से उसे बड़ी ही आसानी से तोड़कर आगे बढ़ गया। मैश के वहां से जाने के बाद
एक राक्षस लेमन के सामने आया और उसने लेमन से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उसे पता ही नहीं था। इसीलिए उस राक्षस ने उस पर हमला कर दिया, पर तभी मैश ने वहां आकर उसे बचा लिया। लेमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैश ने उसे क्यों बचाया। लेमन को अब लग रहा था कि शायद वो दोनों अपना टेस्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, पर मैश के पास एक प्लान था। उधर लूसी चाचा को अब तक ये भरोसा हो गया था कि मैश ये टेस्ट पूरा नहीं कर पाएगा, पर तभी पूरा ग्राउंड जोर जोर से हिलने लग गया और सब ये देखकर हैरान हो गए कि मैश भूल भुलैया की सारी दीवारें तोड़कर वहां से बाहर आ गया था। सभी बच्चे मैश के इस तरीके को गलत बता ही रहे थे कि तभी लेमन ने रोते हुए सभी को बताया कि लूसी ने उससे कहा था कि अगर वो मैश को ये टेस्ट पास करने से रोक लेगी तो वो उसे इसके बदले स्कूल में एडमिशन दिला देगा। लूसी ने भी ये कहते हुए इस बात को मान लिया कि उसे मैश बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके बाद लूसी ने अपने जादू का प्रदर्शन करते हुए सभी के सामने मैश और लेमन को फेल करने की बात कही, पर तभी मैश ने आगे बढ़कर लूसी की छड़ी ही तोड़ दी क्योंकि वो लूसी की हरकतों से काफी परेशान हो गया था। उसी वक्त स्कूल के हेडमास्टर वॉलबर्ग वहां पहुंच गए और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को फाइनल इंटरव्यूज के बारे में बताया और सबसे पहला इंटरव्यू मैश का ही होने वाला था। इंटरव्यू के लिए मैश को एक कमरे में ले जाया गया जहां उसके आसपास स्कूल के टीचर्स बैठे हुए थे। इंटरव्यू शुरू होने पर उससे कुछ सवाल पूछे गए, पर मैश के दिए गए जवाब उन टीचरों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। पर हेडमास्टर को मैश में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने मैश से भूल भुलैया में लेमन को बचाने के बारे में पूछा, क्योंकि उस वक्त खुद मैश के पास भी टेस्ट खत्म करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा था। इसका जवाब देते हुए मैश ने कहा कि उसे लग रहा था कि अगर वो आज लेमन को नहीं बचाएगा तो उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा। मैश का ये जवाब सुनकर वॉलबर्ग को ये एहसास हुआ कि मैश कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, पर कई बार मैश के सामने अगर उससे भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन आ गए तब भी वो क्या इसी तरीके से उनसे लड़ पाएगा। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जादू से एक राक्षस को बुलाया जो एक डॉल पर हमला करने वाला था और उस डॉल में मैश के पिता बर्नहेड की आत्मा थी और मैश का काम था उस डॉल को बचाना। मैश ने उस राक्षस को रोकने के लिए उस पर हमला तो किया, पर मैश के हमले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैश के हाथों से खून बहने लग गया। इसके बाद मैश ने उस राक्षस के ब्लेड को रोकने के लिए अपने दोनों हाथ उसके नीचे रख दिए और ये देखकर स्कूल के सभी टीचर्स हैरान रह गए। अब तक वॉलबर्ग ये समझ चुके थे कि मैश अपने से कमजोर को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकता था, इसीलिए उन्होंने उस राक्षस को वापस बुलाकर ईस्ट एंड मैजिक एकेडमी में मैश का स्वागत किया। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कुछ दिनों बाद एक क्लास में टीचर बच्चों को जादू की मदद से ताला खोलना सिखा रही थी, जिसे जादू की दुनिया में एक बहुत ही आसान काम माना जाता था। पर मैश ने बिना जादू का इस्तेमाल करे ही उस ताले को अपने हाथ से तोड़ दिया, जिसे देखकर टीचर गुस्से से पागल हो गई। सवाल करने पर मैश ने टीचर को बताया कि वो जादू का इस्तेमाल करने में इतना अच्छा नहीं है। ये सब देखकर साथ ही बैठा एक और स्टूडेंट फिन मैश को एक नालायक बच्चे की तरह देखने लग गया। क्लास खत्म होने के बाद फिन अपने कमरे को ढूंढने लग गया और उस वक्त उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि बस भैया कुछ भी हो जाए, मैश उसका रूममेट ना हो बस। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो उसके कमरे का दरवाजा गायब था। अंदर जाकर उसने देखा कि मैश दरवाजे को हाथ में पकड़कर खड़ा था। वो ये देखते ही समझ गया था कि मैश ही उसका रूममेट है। ओफो! थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को जान ही रहे थे कि तभी मैश ने फिन से अगली क्लास के लिए उसका झाड़ू मांगा, क्योंकि वो खुद गलती से एक पेड़ की झाड़ को उठाकर ले आया था। क्या करे इस मैश का। खैर फिन भी बड़ी आसानी से इसके लिए मान गया। अगले दिन क्लास में टीचर बच्चों को झाड़ू के साथ उड़ना सिखा रहे थे। तभी एक लड़के ने मैश को टोंट मारा कि उसकी वजह से क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सुनते ही मैश ने जोर से जमीन पर पैर मारकर झाड़ू को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैश का ये तरीका देखकर उस लड़के ने मैश को चीटर कहना शुरू कर दिया। चीटर चीटर चीटर, क्योंकि उसने जादू का इस्तेमाल नहीं करा था। तभी टीचर ने अनाउंस किया कि अब सब बच्चे जितना तेज हो सके उतना तेज उड़कर दिखाए। ये सुनते ही उस लड़के ने मैश को एक रेस के लिए चैलेंज किया और हारने वाले को स्कूल खत्म होने तक जीतने वाले की सभी बातें माननी पड़ेगी। और मैश ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भैया कहानी का हीरो जो है। रेस शुरू होते ही मैश जीत गया और सब के सब वहां हैरान रह गए, क्योंकि किसी को मैश दिखाई तक नहीं दिया। पर फिन ने मैश को झाड़ू को फेंकते हुए उस पर चढ़ते हुए देख लिया था।
जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी जीत गया था। उस लड़के ने फिर से मैश को चीटर बोलना शुरू कर दिया और अपनी शर्त भी वापस ले ली। पर तभी उस लड़के का मुंह अचानक से सिल गया और वहां केविल नाम का एक और लड़का पहुंच गया, जिसने अपने दोस्त के बर्ताव के लिए मैश से माफी भी मांगी। पर सभी बच्चों को पता था कि केविल एक बिगड़ा हुआ लड़का था, इसलिए सभी को मैश की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब मैश केविल के निशाने पर था। केविल ने मैश को अपना नाम बताया, पर मैश को सुनने में थोड़ी सी गलती हो गई और उसने केविल की जगह उसे कैबेज बोल दिया। ये सुनते ही सब बच्चे शांत हो गए। इस बात से चिढ़कर जैसे ही केविल ने उस पर जादू करने के लिए हाथ उठाया तो टीचर ने उन्हें रोक दिया। जाते जाते केविल ने मैश को कहा, क्लास के बाद मिलके जाइयो। रूम में वापस जाते वक्त फिन ने मैश को बताया कि केविल मैजिक ब्यूरो के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का बेटा है और अगर उसने केविल से बदतमीजी करी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके परिवार के वाइस प्रिंसिपल के साथ अच्छे रिश्ते थे। इसके बाद मैश अपने लिए क्रीम पफ बनाने चला गया और उधर केविल ग्राउंड में मैश का इंतजार कर रहा था और काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो बहुत गुस्सा हो गया था। अगले दिन मैश ने जब अपनी अगली क्लास के लिए बुक निकाली तो वो खराब हो चुकी थी। तभी केविल भी वहां पहुंच गया और उसने मैश से ग्राउंड में ना आने की वजह पूछी। जवाब में मैश ने बताया कि वो क्रीम पफ बनाने में बिजी हो गया था। ये जवाब सुनकर केविल काफी चिढ़ गया था। इसके बाद केविल ने मैश से कहा कि अगर वो उसकी बातें मानेगा तो वो उसे डिवाइन विजनरी बनाने के बारे में वाइस प्रिंसिपल से बात करेगा। मैश ने एकदम से इसके लिए अपनी हामी भर दी। ठीक है। उसके बाद से मैश पूरी तरह से केविल के इशारों पर काम करता था। एक बार जब मैश ने अपनी बुक बाहर निकाली तो वो भी पहले से ही फट रखी थी। तभी साथ में बैठे फिन ने उसे अपनी बुक शेयर करने की बात करी, जो सुनकर मैश को काफी अच्छा लगा और वो खुद को लकी मानने लगा, क्योंकि उसके पास फिन जैसा एक सच्चा दोस्त था। कुछ देर बाद जब मैश ने केविल को पानी दिया तो उसने सारा पानी जमीन पर गिरा दिया और मैश को उसे साफ करने को कहा। जब मैश उस पानी को साफ कर रहा था तब हमें पता चला कि असल में केविल ही फिन को मैश की किताबें खराब करने को कहता था और अब वो पक चुका था। इसीलिए उसने फिन को मैश के कपड़ों पर आग लगाने को कहा, पर फिन ने इस बार ये करने से मना कर दिया। फिन से ना सुनते ही केविल अपने जादू की मदद से उसे घुटनों पर ले आया। थोड़ी देर बाद मैश भी वहां पहुंच गया और फिन को इस हालत में देखकर उसने केविल से इस सब के बारे में पूछा। तो केविल ने कहा कि वो सिर्फ फिन से एक माफी चाहता था। पर तभी फिन जोर जोर से रोने लग गया और उसने मैश को सारी बात बता दी और उससे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। केविल ने बात घुमाने के लिए मैश से वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने की बात कही, पर मैश धीरे से केविल की तरफ बढ़ा और एकदम से उसका सर उठाकर जमीन पर मार दिया। फिन ने मैश को बताया कि अब उसे पक्का स्कूल से निकाल दिया जाएगा, पर तभी वहां वाइस प्रिंसिपल फारमैन भी पहुंच गए, जिन्होंने ये सब कुछ देख लिया था। पर केविल के परिवार के साथ अच्छे रिश्तों के चलते उन्होंने इसे केविल के ऊपर एक जानलेवा हमला बता दिया और वो इसके लिए एक मीटिंग बुलाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केविल बाकी बच्चों से अलग है, इसलिए उन्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो लगातार मैश और फिन की बेइज्जती कर रहे थे। तभी मैश ने एकदम से आगे बढ़कर अपना घुटना ले जाकर फारमैन के मुंह पर मार दिया। ओहो! और ये देखकर तो बाकी बच्चों के मानो तोते ही उड़ गए। मैश का मानना था कि फारमैन कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, इसलिए उनको भी पीट ही देना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी तो मुसीबत में पड़ने ही वाला था। फारमैन ने मैश को स्कूल से निकालने की धमकी देते हुए उस पर जादू से हमला करने की कोशिश करी, पर तभी मैश ने मिट्टी उठाकर फारमैन के मुंह पर मार दी। इसके बाद उसने एक गड्ढा किया और फारमैन को उसमें डालकर उसे ढक दिया। जाते जाते मैश ने फारमैन को जिंदा दफनाने की धमकी भी दे डाली। कुछ देर बाद हेडमास्टर ने मैश को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि उन्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक से एक नोटिस आया है, जिसमें मैश को स्कूल से निकालने को कहा गया है। ब्यूरो ऑफ मैजिक सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी थी और डिवाइन विजनरीज ही उसे चलाते थे। हेडमास्टर ने मैश को केविल के स्टेटस के बारे में तो बताया और साथ ही उस नोटिस को भी जला दिया, क्योंकि वो मैश जैसे अच्छे स्टूडेंट के साथ बुरा नहीं करना चाहते थे और वो चाहते थे कि दुनिया में मैश जैसे और भी लोग हो जो दूसरों के भले के लिए लड़ सके, और साथ ही वो चाहते थे कि मैश भी किसी दिन एक डिवाइन विजनरी बने। मैश ने खुद एक डिवाइन विजनरी बनने की इच्छा जताई तो हेडमास्टर उसे इसका रास्ता बताने लगे, पर मैश एक साथ इतना कुछ अपने दिमाग में नहीं घुसा सकता था। इसीलिए हेडमास्टर ने उसे सिंपल भाषा में समझाते हुए बताया कि उसे सभी सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाने हैं और ज्यादा से ज्यादा सिक्के इकट्ठे करने हैं, और साथ ही उन्होंने वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक दोनों को संभालने का वादा भी किया। अगले दिन ड्वेलर टीम के कैप्टन टॉम ने मैश को उनकी डॉम की टीम में शामिल होने को कहा। असल में ड्वेलर बिल्कुल हैरी पॉटर में खेले जाने वाली गेम क्विडिच जैसी ही थी।
जिसमें प्लेयर्स को झाड़ू पर उड़कर गोल करने थे। उधर मैश टॉम को यह बताने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे झाड़ू का इस्तेमाल करना नहीं आता, पर टॉम ने भी उसकी इस बात पर भरोसा ना करते हुए उसे टीम में घसीट लिया। मैच वाले दिन दूसरी टीम ने शुरुआत से ही उन्हें हराना शुरू कर दिया था, पर मैश अभी भी ग्राउंड पर ही खड़ा था और सभी को यह लग रहा था कि वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा, इसलिए सब उस पर चीजें फेंकने लग गए। तभी टॉम उसके पास आकर उसे गेम के रूल समझाने लग गया, जिसमें उसने बताया कि मैच के दौरान उन्हें बॉल को पकड़कर गोल्स करने हैं, पर इसके लिए वो लोग जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और ये पूरी गेम बस टेक्निक की थी। जैसे ही टॉम वापस उड़ने लगा, तभी दूसरी टीम के कप्तान ने आकर उसको जानबूझकर गिरा दिया। जब मैश ने जाकर टॉम को देखा तो उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। उनकी टीम 50 पॉइंट्स पीछे थी और इसीलिए टॉम ने एक आखिरी बार कोशिश करते हुए मैश को कहा कि जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि कोशिश करना जरूरी होता है। यह सुनकर मैश में जोश भर गया और उसने अपना झाड़ू पकड़ा और छलांग लगा दी। हवा में बने रहने के लिए वो बड़ी तेज रफ्तार से अपने पैर चला रहा था। मैश की ये टेक्निक को देखकर सभी लोग सोच में पड़ गए कि ये उड़ने का कौन सा तरीका है भाई। उसके पास बॉल आते ही दूसरी टीम के सभी प्लेयर्स बॉल पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़े, पर मैश ने बॉल को इतनी जोर से फेंका कि वो अपने आप दूर हो गए और उनकी टीम को एक पॉइंट मिल गया। पर उससे ज्यादा अजीब बात यह थी कि बॉल घूमकर वापिस से मैश के हाथ में आ गई। फिर मैश बार बार ऐसे ही बॉल को फेंकता रहा और देखते ही देखते उनका स्कोर 999 हो गया और एक रिकॉर्ड मार्जिन से मैच जीत गए और उन्हें इनाम के रूप में सिल्वर कॉइंस दिए गए। फिन के मुताबिक मैश बहुत ही अच्छे तरीके से वो गेम खेला था। तभी टॉम ने वहां आकर उसे गले लगा लिया, क्योंकि आज मैश की वजह से ही वो लोग जीत पाए थे। उधर लैंस नाम का एक स्टूडेंट अखबार में मैश की जीत के बारे में पढ़ रहा था और उसने मैश की फोटो को खराब करके उसे अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया। अगले दिन क्लास के दौरान टॉम मैश को प्रैक्टिस करने के लिए बुला रहा था, पर वही लेमन उसके साथ बैठकर पढ़ाई करना चाहती थी, पर मैश को उन दोनों के साथ ही समय नहीं बिताना था। तभी लैंस भी वहां पहुंच गया और उसे देखते ही लेमन ने सबको बताया कि लैंस ने ही एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। लैंस वहां कुछ मस्ती करने आया था और इसीलिए उसने एक बॉटल निकालकर मैश के तीनों दोस्तों को उसमें बंद कर दिया और मैश को उन्हें बचाने के लिए जंगल में बुलाया और इतना कहते ही वो गायब हो गया। इसके बाद मैश और लैंस जंगल में मिले, जहां लैंस ने बताया कि वो भी कॉइंस कलेक्ट कर रहा था और अब तक उसने 2 सिल्वर कॉइंस जोड़ लिए थे। तभी टॉम ने बताया कि ज्यादातर लोगों के मुंह पर सिर्फ एक ही निशान होता है, पर कुछ लोगों के मुंह पर 2 निशान होने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। लैंस ने मैश को एक चैलेंज दिया, जहां पर वो दोनों अपने एक एक सिल्वर कॉइन शर्त पर लगाने वाले थे और मैश ने भी इस चैलेंज को मान लिया। तभी लैंस ने अपनी छड़ी निकालकर लड़ाई के लिए जगह बनाने के लिए जादू किया और जगह साफ होते ही मैश ने उस पर हमला कर दिया, पर लैंस ने अपना ग्रेविटी स्पेल इस्तेमाल करके उसे जमीन से चिपका दिया। मैश खड़े होने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर लैंस के मुताबिक कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता था। पर तभी मैश ने जोर से अपना हाथ जमीन के अंदर घुसाकर एक बहुत बड़े पेड़ की जड़ों को इतनी जोर से बाहर खींचा कि लैंस काफी दूर जाकर अपने घुटनों पर गिर गया। मैश की ये ताकत देखकर लैंस हैरान रह गया था। मैश ने एक बार फिर उसकी तरफ आकर हमला किया और लैंस ने खुद को बचाने के लिए फिर से ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करा, पर मैश ने अपनी रफ्तार से उसे चकमा दे दिया। लैंस के पास पहुंचकर उसने उस पर 2-3 बार मुक्के मारने की कोशिश करी, पर लैंस बड़ी मुश्किल से बच गया। इसी बीच उसके गले से उसका नेकलेस गिर गया। जैसे ही मैश ने उसे उठाकर खोला तो उसमें लैंस की छोटी बहन की फोटो थी और लैंस के लॉकेट को वापस मांगने पर मैश ने उसको वो लॉकेट वापस भी कर दिया। इसके बाद लैंस ने मैश के दोस्तों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी देते हुए कहा कि वो उन्हें इस मैच को जीतने के लिए इस्तेमाल करेगा। तभी एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि लैंस की छोटी बहन को एक ऐसी बीमारी थी जिससे धीरे धीरे उसकी जादुई शक्तियां खत्म होती जा रही थी और एक बार पूरी तरह से शक्तियां खत्म होने के बाद उसे भी इस दुनिया से हटा दिया जाएगा। और इसी सिस्टम से अपनी बहन को बचाने के लिए लैंस एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता था। फ्लैशबैक के बाद लैंस ने उस बोतल को खाई में छोड़ दिया और इधर मैश ने तुरंत अपने कपड़े बदले और वो गोली की रफ्तार से सीधा बोतल को पकड़ने भागा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो लैंस को दिखाई ही नहीं दिया। बोतल लेकर वापस आने के बाद मैश ने कहा कि लैंस इतना भी बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि उसने एक खाली बोतल खाई में फेंकी थी। और इतना बोलते ही वो तुरंत लैंस के पास असली बोतल छीनने के लिए पहुंच गया और बड़ी आसानी से बोतल छीनकर उसने अपने तीनों दोस्तों को बचा लिया।
इस सब के बाद लैंस ने अपनी हार मान ली थी और वो मैश को अपना सिल्वर कॉइन देकर वहां से चला गया। लैंस के वहां से जाते वक्त मैश यही सोच रहा था कि वो असल में बुरा इंसान नहीं है। उधर मैश के तीनों दोस्त उससे चिपक चिपक कर उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। इसके बाद हमें बताया गया कि स्कूल में 3 अलग अलग डोम्स थे जिनमें स्टूडेंट्स को उनकी खूबियों के हिसाब से भेजा जाता था। पहले डोम का नाम था एडलर, जहां आमतौर पर बहुत ही बहादुर बच्चों को भेजा जाता। मैश भी इसी ग्रुप का हिस्सा था। और का डोम में जाते थे सबसे समझदार स्टूडेंट्स और लैंग डोम था सबसे टैलेंटेड बच्चों के लिए। और तीनों ही ग्रुप की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बाद में जब मैश अपने सिल्वर कॉइन को देख रहा था तब फिन ने उसे बताया कि 5 सिल्वर कॉइन्स मिलकर एक गोल्ड कॉइन में बदल जाते हैं। तभी फिन और मैश को याद आया कि उन दोनों ने अपनी असाइनमेंट्स पूरी नहीं कर रखी थी और इतने में ही लैंस भी वहां पहुंच गया। उनकी बात सुनकर लैंस उन दोनों को बेवकूफ कहते हुए दोनों की बेइज्जती कर ही रहा था कि मैश ने उसका लॉकेट उसके मुंह के सामने रख दिया और अपनी बहन की फोटो को देखकर वो दीवार पर जाकर गिरा, जिसके बाद उसने उन दोनों की मदद करने का फैसला किया। किचन में जाकर उसने उन दोनों को मैंड्रेक नाम का एक छोटा सा पेड़ दिखाया जो शांत होने पर उनकी असाइनमेंट पूरी करने में मदद कर सकता था। उसने एक स्पेल मारकर उसे शांत कर दिया और फिर मैश और फिन को भी कोशिश करने को कहा। फिन के कोशिश करने पर कुछ असर नहीं हुआ और ये देखकर मैश को लगता था कि ये फिन की कमजोर मसल्स की वजह से हुआ था और वो खुद इसे बड़ी आसानी से कर लेगा। पर मैश के कोशिश करने पर तो उसका मैंड्रिक पूरी तरह से पागल ही हो गया। उधर लैंस के ट्रिक बताने पर फिन ने फिर से कोशिश करी और उसका मैंड्रिक पूरी तरह से शांत हो गया। पर उधर मैश का मैंड्रिक काफी बड़ा हो चुका था। वो पूरी तरह काबू से बाहर हो गया और अपने आसपास की चीजें तोड़ने लगा। पर तभी मैश ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद लैंस ने उन्हें मैंड्रिक का सूप तैयार करना सिखाया जो उसके मुताबिक बहुत ही आसान था। पर फिन को वो बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। पर मैश इस बार भी पूरी तरह से तैयार था। मैश ने भी लैंस की तरह सब कुछ किया पर उसके मैंड्रिक का सूप बनने की बजाय एक क्रीम पफ बन गया, जिसे देखकर लैंस का दिमाग खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने कई बार फिर से कोशिश करी। हर बार वो क्रीम पफ ही बनता जाता था। उधर हेडमास्टर आने वाले कंपटीशन के बारे में सोच रहे थे और उन्हें मैश की चिंता खाई जा रही थी। स्कूल कॉरिडोर में एक बैरेट नाम के स्टूडेंट की टक्कर कुछ बच्चों से हो गई और थोड़ी सी बहस के बाद उसने तीनों बच्चों को वहीं नॉकआउट कर दिया और उन्हें साइड कैरेक्टर्स कहकर वहां से चला गया। उधर लैंग डोम के लीडर ने अपने सभी मेंबर्स को बुलाकर उन्हें एडलर डोम के सभी स्टूडेंट से उनके कॉइन छीनने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उसके मुताबिक लीडर्स बहुत पावरफुल होने चाहिए और एडलर डोम में कोई भी ताकतवर नहीं था। अगले दिन लैंग और एडलर डोम की एक साथ जंगल में क्लास थी और इसके बारे में मैश और उसके दोस्त सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने बैरेट को आते हुए देखा, जो जोर शोर से अपनी तारीफ करते हुए वहां पहुंचा। मैश को बैरेट बड़ा ही अजीब सा लगा और बैरेट का मानना था कि मैश भी एक साइड कैरेक्टर ही है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही अजीब था। तभी लेमन भी वहां पहुंच गई और उसने मैश के साथ टीम बनाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करी। ला 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 ला। खैर, बैरेट ये देखकर बहुत जेलस हो गया। उसने गुस्से में मैश के मुंह पर थूक दिया आथू और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसके मुताबिक मैश जैसे लड़कों की वजह से ही उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही थी और अब वो ब्यूरो का हिस्सा बनकर दुनिया से सभी हॉट लड़कों को गायब करना चाहता था। तभी वहां प्रोफेसर आए और बच्चों को उनकी अगली क्लास के बारे में बताने लगे, जिसमें उन्हें फॉरेस्ट स्कॉर्पियन से लड़ना था और पत्थर इकट्ठे करने थे। रेगुलर पत्थर ब्रॉन्ज कॉइन्स के बराबर थे, पर ज्यादा ताकतवर स्कॉर्पियंस के सर पर एक स्क्वायर पत्थर था जो एक सिल्वर कॉइन के बराबर था। प्रोफेसर के इशारे पर जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ तो मैश सिल्वर कॉइन के पीछे जाने का सोच ही रहा था, तभी उसके पास सिल्विया नाम का एक लड़का आया जिसने उसे मैच के दौरान हवा में पैर मारते हुए देख लिया था और उसके हिसाब से मैश ने चीटिंग करी थी और उसने मैश पर एक आयरन पिलर से अटैक करते हुए उससे कहा कि मैश उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी प्रोफेसर ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया और सिल्विया ने बड़े आराम से पूरी बात को घुमा दिया। पर मैश सिल्विया पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी लैंस ने उसे रोककर बताया कि सिल्विया उनसे 1 साल बड़ा है, इसलिए मैश को सिल्विया से दूर रहना चाहिए। पर मैश ये देखकर संतुष्ट था कि उसका क्रीम पफ अभी भी ठीक था। इसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़े और लैंस चाहता था कि वो दोनों साथ में काम करें, पर मैश ये नहीं चाहता था, इसलिए वो बिना बताए वहां से निकलकर बैरेट के पास पहुंच गया, जो उसे देखकर बहुत डर गया था। पर मैश ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। अब भैया बैरेट मैश से लड़ाई करना चाहता था, पर तभी उन दोनों को एक लड़की की चीखने की आवाज सुनी, जिस पर एक लड़के ने हमला कर दिया था कि तभी वहां पर एक धमाका हुआ और वो लड़का हार गया,
जिसके बाद उस लड़की ने जाकर बैरेट को थैंक यू बोला, थैंक यू। और ये देखकर वो घबरा गया और लड़की के सामने कूल बनने की एक्टिंग करने लगा। पर लड़की के हाथ लगाते ही उसके बदन में कपकपी सी चढ़ गई। उधर सिल्विया ने एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियन को हराकर एक सिल्वर कॉइन जीत भी लिया था, पर वो असल में किसी और चीज के पीछे था। उधर उस लड़की ने एक बार फिर से बैरेट को थैंक यू बोला और इसी बीच उन दोनों के घुटने आपस में टच हो गए और बैरेट एक बार फिर से पागल हो गया। उसने जोर जोर से अपना सर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। असल में वो लड़की जादू का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो किसी भी लड़के को अपने प्यार में गिरा सकती थी, जिसे वो बहुत सुंदर लगती हो। इसके बाद उस लड़की ने मैश पर भी अपना जादू चलाने की कोशिश करी, पर मैश ने कहा, अरे दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मुझे क्यों थैंक यू बोल रही। और ये देखकर वो लड़की हैरान रह गई कि कैसे उसका जादू मैश पर काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने और पावर से कोशिश की, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से रोने लगी। बैरेट ने जब उसकी परेशानी के बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि सिल्विया की दी हुई धमकी की वजह से वो ये सब कर रही थी। बैरेट ने उसकी मदद करने का वादा किया, पर तभी अचानक सिल्विया ने उन पर हमला कर दिया। अब भैया बैरेट ने लड़की की मदद करने के लिए उससे लड़ने का फैसला किया और फायर बॉल से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। बूम! उधर लिन और लेमन मदद के लिए लैंस के पैरों में गिरे हुए थे, पर लैंस के दिमाग में मैश का ख्याल चल रहा था, क्योंकि वो सिल्विया के निशाने पर था। बैरेट को लग रहा था कि वो जीत गया, पर सिल्विया ने अपने आयरन से खुद को बड़ी आसानी से बचा लिया था, जिसके बाद उसने बैरेट पर अपनी आयरन रोड से हमला कर दिया और इसी बीच मैश के हाथ से उसका क्रीम पफ भी गिर गया। बैरेट को सिल्विया की पावर का अंदाजा हो गया था, पर उसके हिसाब से मैश किसी भी काम का नहीं था और इसीलिए अब उसे ही लड़कियों को बचाना पड़ेगा। उधर सिल्विया लगातार उन्हें टॉन्ट कर रहा था कि वो लोग बहुत ही कमजोर है और अगर वो सिल्विया के 5 हमलों को झेल लेंगे तो वो लड़की को अकेला छोड़ देगा और साथ ही उन्हें अपना सिल्वर कॉइन भी दे देगा। बैरेट ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पर सिल्विया ने कहा कि ये चैलेंज उन दोनों के लिए है, तो मैश को भी हामी भरनी होगी। लेकिन बैरेट के हिसाब से मैश 1 नंबर का अनाड़ी था और इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो 5 की जगह 10 हमलों को अकेले ही झेलेगा। पर पहले ही हमले के बाद वो अपने घुटनों पर गिर गया, पर वो फिर भी हिम्मत करके एक बार फिर से खड़ा हुआ, जिसके बाद सिल्विया उस पर एक के बाद एक हमला करता गया और मैश और वो लड़की उसे देखते गए। 9 हमलों के बाद भी बैरेट सिल्विया के सामने खड़ा था, इसलिए आखिरी अटैक में सिल्विया ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर बैरेट एक बार फिर से खड़ा हो गया और जैसे ही वो सिल्विया के पास पहुंचा तो वो नीचे गिर गया। बैरेट ने मैश को लड़की को लेकर वहां से भागने को कहा, पर वो लड़की असल में सिल्विया के साथ ही थी और उसने बैरेट को चीजी कहते हुए कहा कि वो बैरेट जैसे लड़कों से नफरत करती है। वाह दीदी वाह। सिल्विया बैरेट पर हंस ही रहा था कि एकदम से उसके मुंह में क्रीम पफ घुस गया। अब मैश को गुस्सा आ चुका था और उसने सिल्विया को उसी चैलेंज के लिए एक बार फिर से बुलाया। उधर मैश के दोस्तों ने एक स्कॉर्पियन को तो हरा दिया था, पर लैंस को अभी भी मैश की चिंता हो रही थी। लेमन को लगता था कि वो ठीक होगा क्योंकि मैश बहुत ताकतवर था, पर लैंस ने उन्हें बताया कि असल में 2 तरह के जादूगर होते हैं, एक व्हाइट मेक्स जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देते हैं जैसे कि उनके टीचर्स, और दूसरा रेड मेक्स जो ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अभी तक मैश ने सिर्फ व्हाइट मेक्स को हराया था और अगर वो रेड मेक्स से लड़ाई करेगा तो काफी लोग उससे ज्यादा ताकतवर होंगे। उधर सिल्विया मैश और बैरेट का मजाक उड़ाते हुए एक बार फिर बैरेट पर हमला करने लगा कि तभी मैश ने भी उस पर हमला कर दिया, जिससे वो अपनी आयरन रोड की मदद से बच गया। ये देखकर सिल्विया हंसने लग गया। सिल्विया कहने लगा कि तुम क्या मेरा मुकाबला करोगे, अपने पहले साल में 2 गोल्ड कॉइंस जीते थे मैंने। इसके बाद उसने मैश पर अपनी आयरन रोड से हमला किया, जिससे पहली बार तो वो जाकर मैश को लगी, पर फिर मैश ने उसे अपने एक हाथ से रोककर मसल दिया। इसके बाद सिल्विया बार बार उस पर हमला करता गया और मैश उससे बचता हुआ सिल्विया के पास पहुंच गया और जोर से उसे मुक्का मारा, जिससे वो जाकर काफी दूर गिर गया। सिल्विया के मुंह से खून निकलने लग गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने एक बार फिर से मैश पर हमला किया, पर मैश ने फिर से उसे तोड़ते हुए सिल्विया पर हमला कर दिया। सिल्विया अब अपने घुटनों पर आ गया था और उसे समझ आ गया था कि वो जीत नहीं सकता। मैश चुपचाप जाकर साइड में बैठ गया और सिल्विया को याद दिलवाया कि अभी 8 अटैक्स बचे हुए थे और पूछा कि वो उनके लिए तैयार है या नहीं। पर सिल्विया जानता था कि वो एक और हमला नहीं झेल पाएगा और वो एक प्लान के बारे में सोचने लगा। तभी वहां पर एक बड़ा सा जंगली स्कॉर्पियन आ गया, जिसके माथे पर एक स्टार शेप का स्टोन था, जिसका मतलब था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। सिल्विया को लगा कि वो शायद अब बच जाएगा, पर मैश ने उस स्कॉर्पियन को एक हाथ से उठाकर हवा में फेंक दिया, क्योंकि उसके मुताबिक अभी उसके पास भैया टाइम नहीं था और उसका स्टार शेप स्टोन आकर जमीन में गिर गया।
अब तक सिल्विया इतना डर गया था कि उसे अब मैश एक राक्षस लगने लग गया था। पर मैश ने उनकी लड़ाई वहीं खत्म कर दी, क्योंकि उसे अब सिल्विया के लिए बुरा लग रहा था। जिसके बाद उसका ध्यान लड़की की तरफ गया, क्योंकि उसके मुताबिक लड़की की भी बराबर गलती थी। मैश को देखकर वो डर गई और उसने रोना शुरू कर दिया। पर मैश उसके पास पहुंचा और उसे बड़ी आराम से कहा कि कोई बात नहीं। उस लड़की को लग रहा था कि मैश भी उसके जाल में फंस गया, लेकिन मैश ने तो उसके साथ असल जिंदगी में स्मैकडाउन खेल दी। वहां से निकलकर मैश अपने दोस्तों से मिला और मैश को चोटिल देखकर लेमन बहुत परेशान हो गई। फिन ये जानकर बहुत खुश था कि मैश ने स्टार शेप स्कॉर्पियन को हरा दिया था, जो कि 2 सिल्वर कॉइंस के बराबर था। जैसे ही लेमन बैरेट का हाल पूछने गई तो वो एक बार फिर से पागल हो गया। बैरेट ने मैश को भी थैंक यू कहा, पर मैश को लग रहा था कि वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, जिससे सुनकर बैरेट ने उसे पीटने की धमकी दे दी। तभी मैश की जेब चमकने लग गई, क्योंकि उसके सिल्वर कॉइंस जुड़कर एक गोल्ड कॉइन बन चुके थे। ये देखकर लैंस ने उन सबको बताया कि असल में वो लोग लैंगडोम के निशाने पर थे, क्योंकि उन्हें उनके कॉइंस चाहिए थे और उन्हें स्पेशली मार्गिया लूपस से बच के रहना चाहिए, जो लैंगडोम के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। लेकिन मैश कहने लगा कि वो तो इन अलग अलग डोम्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं, जिस पर लेमन ने उसे सॉर्टिंग सेरेमनी की याद दिलाई, जहां एक यूनिकॉर्न स्केलेटन की मदद से उन्हें अलग अलग डोम्स में डाला था। बिल्कुल हैरी पॉटर की तरह एक एक करके बच्चे उसके सामने जाते थे और वो उनके दिमाग को पढ़कर उन्हें उनका डोम बताता था। पर मैश की बारी में स्केलेटन को उसके दिमाग और दिल में सिर्फ क्रीम पफ्स ही दिखाई दे रहे थे, जिससे वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। लैंस ने मार्गिया लूपस के बारे में बताते हुए कहा कि उस ग्रुप में 7 एलीट स्टूडेंट्स हैं और शायद सिल्विया भी उन्हीं में से था, और क्योंकि मैश के पास एक गोल्ड कॉइन है इसलिए उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पर इस वार्निंग के बाद भी मैश अपनी क्लास ढूंढता ढूंढता अकेले गुम हो गया और एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। अभी मैश ये ही सोच रहा था कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाए कि उधर सिल्विया लैंगडोम के लीडर एबल के सामने माफी मांग रहा था, जिसके हाथ में एक अजीब सी देखने वाली डॉल थी। एबल के मुताबिक सिल्विया अपनी हार के बाद उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं था और इसीलिए उसने सिल्विया को एक डॉल बना दिया। अपनी डॉल से बात करते वक्त, जिसे वो ना जाने क्यों माँ कहकर पुकार रहा था, एबल कहने लगा कि वो यहाँ सबसे ताकतवर है और वही डिवाइन विजनरी बनेगा। कि तभी वहाँ मैश भी पहुंच गया, जिसने एक और दरवाजा तोड़ दिया था, जिसके लिए उसने एबल से माफी भी मांगी। पर उसके मुताबिक एबल बहुत ही अजीब था, क्योंकि वो एक डॉल से बात कर रहा था। एबल जानता था कि मैश के पास एक गोल्ड कॉइन था, इसलिए उसने मैश से डिवाइन विजनरी बनने के पीछे का रीजन पूछा। इसके जवाब पर मैश का कहना था कि उसे बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना है और दुनिया अभी उसे रहने नहीं देगी। एबल को यह जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसके मुताबिक कमजोर लोगों को दुनिया से खत्म कर देना चाहिए ताकि दुनिया वापस से अपने असली रूप में आ सके। पर मैश को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। एबल ने मैश को वहां से सही सलामत जाने का एक ऑफर दिया, जिसके बदले में उसे अपना गोल्ड कॉइन एबल को देना था। पर इसके लिए मैश ने साफ मना कर दिया। ना सुनते ही एबल ने अपने एक पपेट से मैश पर हमला कर दिया, लेकिन मैश ने बड़ी आसानी से उससे बचकर उसकी रस्सी तोड़ दी, जिसके बाद वो डॉल वापिस से सिल्विया बन गया। तभी मैश को एक डॉल ने पीछे से आकर पकड़ लिया और उसकी जेब से गोल्ड कॉइन निकालकर एबल की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद उसने मैश को उठाकर एक पिलर पर फेंका। पर मैश फिर से खड़ा हुआ और उसने एबल से उसके डॉल को कमजोर कहने के लिए माफी मांगी। कि तभी उसने देखा कि उसने सिल्विया के सर पर पैर रख दिया था और ये देखते ही उसने तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उठाया। एबल को लगा कि मैश अपना गोल्ड कॉइन हार कर जा रहा था, लेकिन मैश के मुताबिक वो बस अभी सही चीज करना चाहता था और ये बोलकर वो सिल्विया को लेकर वहां से चला गया। एबल को दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी उसकी नजर अपनी डॉल पर पड़ी, जिसका एक बटन गायब था और वो उसके हाथ में था, ना कि मैश का गोल्ड कॉइन। पास ही में खड़ी एक स्टूडेंट बहुत हैरान थी, क्योंकि उसने देखा था कि जैसे ही उस डॉल ने मैश का कॉइन एबल की तरफ फेंका तो मैश ने उसका बटन इतनी तेज रफ्तार से फेंका कि वो कॉइन से टकरा गया और तभी मैश ने अपना कॉइन को अपनी तरफ खींच लिया। उस लड़की को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और अब एबल को मैश काफी इंटरेस्टिंग लगने लग गया था। उधर होश आने पर सिल्विया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नजर सामने मैश पर पड़ी, जो वर्कआउट कर रहा था। ये देखते ही वो समझ गया कि मैश ने ही उसको बचाया था। सवाल करने पर मैश ने जवाब दिया कि उसके मुताबिक जब उनमें से कोई भी मुसीबत में हो तो इसका मतलब है कि वो सब मुसीबत में है। ये बोलकर मैश वहां से चला गया। उधर मैश के कमरे में बैरेट और लैंस बैरेट के नए हेयर कट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिस पर बैरेट काफी चिढ़ गया और उसके मुताबिक लैंस की जिंदगी बहुत आसान थी क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छा था। लैंस उसे एक सबक सिखाना चाहता था कि तभी मैश वहां पर पहुंच गया और उसने उन दोनों को रोका और क्रीम पफ खाने में लग गया।
तभी वहां भागते भागते लेमन पहुंची और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। लेमन उन्हें मैजिक स्केल पर लेकर गई जहां सभी डॉम्स के गोल्ड कॉइन्स का हिसाब होता था और अब तक लैंग डॉम्स के पास 15 गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे हो चुके थे, जिसका मतलब था कि लैंग डॉम सभी स्टूडेंट से उनके गोल्ड कॉइन छीन रहा था और एडलर डोम की सभी पावरफुल अपर क्लास अपनी इंटर्नशिप के लिए बाहर गए हुए थे और अब अगर उन्हें रोका नहीं गया तो अगला डिवाइन विजनरी उनके ही डॉम से आने वाला था। ये सुनते ही सभी लड़के जोश से भर गए, पर तभी हेडमास्टर को फोर्स करके मैश को 1 हफ्ते तक आउल हट को साफ करने की पनिशमेंट सुना दी गई। लैंस ने भी उसका साथ देने का फैसला किया क्योंकि मैश के गोल्ड कॉइन की वजह से उसको निशाना बनाया जा सकता था, पर मैश को लगता था कि लैंस को उसकी फिक्र थी, ना कि गोल्ड कॉइन की। उधर लैंग डोम के 2 स्टूडेंट्स मैश से उसका कॉइन छीनने के लिए पहुंचे और इधर उल्लू मैश को परेशान करने में लगे हुए थे कि तभी वहां पर एकदम से पानी आया और मैश उसमें डूबने लग गया। लैंस पर भी एक ब्लेड से हमला हुआ जिससे वो बाल बाल बचा। लैंग डोम के इन स्टूडेंट्स का नाम था एंड्रयू एंड शिनरी, जो मार्गिया लूपस के 6th और 7th मेंबर थे और इन दोनों ने मैश और लैंस को एक गोल्ड कॉइन के लिए चैलेंज किया, पर मैश को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था और वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। तभी एंड्रयू ने खुद को एक शार्क का रूप दिया और तुरंत ही मैश के पीछे वो भी पानी में कूद गया। अब बाहर बस शेनरी और लैंस ही बचे थे। शेनरी ने अपने ब्लेड से एक बार फिर उस पर हमला किया और लैंस उसे बड़ी आसानी से चकमा देकर जादू के बारे में सोचने लग गया। तभी उल्लुओं ने उनका ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। तभी शेनरी ने उस पर डबल ब्लेड से अटैक किया और लैंस का ध्यान फिर से ऑल्स की तरफ चला गया और वो दोनों ब्लेड सीधा जाकर लैंस को लगी। जैसे ही शेनरी की नजर लैंस की जादुई छड़ी पर पड़ी, वो ये समझ गया था कि लैंस एक शाही खानदान से था जो ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते थे और शाही खानदान के किसी मेंबर को हराकर शेनरी खुद को अच्छा फील कराने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। लैंस ने भी एक स्पेल का इस्तेमाल करा, पर उससे सिर्फ एक खुरपी ही जमीन पर गिरी। ये देखकर शेनरी काफी हैरान हुआ और उसने लैंस को खत्म करने का फैसला कर लिया और अपने ट्रिपल ब्लेड से उस पर हमला कर दिया। इस बार कुछ अलग था। अब सारे उल्लू एक कोने में थे और लैंस ने अपने ग्रेविटी स्पेल से उसके तीनों ब्लेड्स को खत्म कर दिया, जिस पर लैंस ने बताया कि वो सिर्फ उल्लुओं की वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और इसीलिए उसने खुरपी गिराकर एक गेहूं का कट्टा फाड़ा था ताकि सारे उल्लू एक जगह चले जाएं। इसके बाद शेनरी ने अपने सबसे पावरफुल ब्लेड का इस्तेमाल करा, पर लैंस ने उसे भी एक ही बारी में तोड़ दिया। ये देखकर शेनरी पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के पास डबल लाइंस थी, पर फिर भी उनकी ताकत में इतना फर्क कैसे हो सकता था। उधर एंड्रयू भी मैश के पीछे था और उसके मुताबिक मैश इससे बचकर नहीं जा सकता था कि तभी मैश उसके पास से इतनी रफ्तार से निकला कि वो उसे देख तक नहीं पाया। पहले तो उसे लगा कि वो खुद ही चीजें सोच रहा होगा, पर एक बार फिर से मैश उसके पास से इतनी रफ्तार से निकला कि वो सुन पड़ गया और मैश के स्विमिंग ना आने वाली बातों को याद करने लगा। पर मैश ने इसके लिए भी एंड्रयू को थैंक यू बोला, क्योंकि अब उसकी वजह से उसे भरोसा हो गया था कि वो तैर सकता था और वो इतना कहते ही उसके पास तेज तेज चक्कर लगाने लग गया। एंड्रयू ने खुद को बचाने के लिए और बड़ा रूप ले लिया, पर मैश ने फिर से उसकी तरफ आकर जोर जोर से मुक्का मारना शुरू कर दिया। वो मैश की ताकत को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाया और वो दोनों ही सी फील्ड से बाहर आ गए। लैंस ने उनका गोल्ड कॉइन उठाया और अभी वो दोनों सोच ही रहे थे कि एंड्रयू और शेनरी को मार्गिया लूपस का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी ताकतवर नहीं थे। तभी उनका एक और साथी गेट पर पहुंच जाता है और एक ही झटके में वो उन दोनों के बीच से निकलकर दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। लैंस ने उसे अपने ग्रेविटी स्पेल से रोकने की कोशिश तो करी, पर वो किसी वजह से जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाया। मैश ने भी अपनी पूरी रफ्तार से उस पर हमला किया, पर वो उससे भी बचकर निकल गया। लैंस को लग रहा था कि शायद वो किसी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था कि तभी उसने एक बोतल निकाली जिसमें उसने अपने दोनों साथियों को बंद करा और मैश और लैंस से जल्द ही मिलने की बात कहकर वहां से चला गया। ये देखकर लैंस समझ गया था कि मार्गिया लूपस को हराना आसान नहीं होगा। उधर रास्ते में वापस जाते वक्त उस आदमी के मास्क पर एक क्रैक आ गया और वो मैश की रफ्तार के बारे में सोचने लग गया कि वो कैसे बिना किसी जादू के इतना तेज हो सकता था। उसी रात उसने ओरका डोम के एक स्टूडेंट को उसके गोल्ड कॉइन के लिए पकड़ा और बड़ी आसानी से उसे हरा भी दिया। अगले दिन लैंस ये सोच रहा था कि वो मार्गिया लूपस को कैसे हरा सकते हैं और उसके मुताबिक उन्हें लैंग डोम की लोकेशन पता करके सीधा उन पर हमला कर देना चाहिए था। पर मैश को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ अपने क्रीम पफ्स पर ध्यान दे रहा था। लैंस ने साथ ही उसे उनके डोम का एक कोट भी दिया जिसके पीछे उनका लोगो बना हुआ था कि तभी लेमन चीखते हुए उधर पहुंची और उसने बताया कि टॉम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। ये सुनते ही वो सभी रेस्टरूम की तरफ भागे जहां टॉम बहुत ही थकी हुई हालत में पड़ा हुआ था
उसे ये तक नहीं पता था कि वो रेस्ट रूम तक पहुंचा कैसे। पर टॉम का मानना था कि वो आम दिनों तक सोते हुए सपना नहीं देखता था, पर कल उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी बक्से में कैद हो और होश होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेमन के हाल पूछने पर उसने बताया कि उसे ऐसा लगता है कि अब वो कुछ समय के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि शायद उसके अंदर से किसी ने उसकी शक्तियां खींच ली थी। टॉम इकलौता ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, बल्कि काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। पर इस सब की शुरुआत तब से ही हुई थी जब से हेडमास्टर को ब्यूरो ऑफ मैजिक ने बुलाया था। इस सब से परेशान होकर लेमन ने मैश को एक क्रीम पफ लकी चार्म दिया और उसे कुछ भी ज्यादा रिस्की ना करने का वादा मांगा, और साथ ही उसका मानना था कि ये क्रीम पफ उसे बार बार लेमन की याद दिलाता रहेगा। उसी रात लैंस और मैश लैंगडोम को ढूंढने के लिए स्कूल में घूम रहे थे। तभी बैरेट और फिन भी उनके पास पहुंच गए। सवाल करने पर बैरेट ने बताया कि उसे भी कॉइंस जीतने थे और फिन कमरे में अकेला नहीं रहना चाहता था। तभी स्कूल में घूमते वक्त उन्हें लेमन दिखाई दी, जिसे देखते ही बैरेट तो पागल हो गया। पर लैंस की नजर सीधा उसकी चाल पर पड़ी, जो एक डॉल की तरह थी। असल में लेमन भी एक डॉल बन चुकी थी, पर लेमन के उन्हें देखने से पहले ही वो सभी दीवार के पीछे छुप गए। उसका पीछा करने पर वो लोग एक दीवार के सामने पहुंच गए, पर अब लेमन वहां नहीं थी। लेकिन फिन फिर भी उसकी बॉडी मूवमेंट की आवाज सुन सकता था। इसलिए लैंस ने जब अपना रिवीलिंग मैजिक यूज करा तो उन्हें अपने सामने जमीन पर एक दरवाजा दिखाई दिया, और उसे खोलने के लिए उन्हें एक अलग जादू की जरूरत थी। कोशिश करने के लिए बैरेट ने अपना फायर स्पेल यूज तो किया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ कि तभी मैश पास में ही खड़े एक वॉरियर स्टैचू को उठाकर लाया और उसे दरवाजे के सामने लेटा दिया। फिर उसने जमीन पर जोर से हाथ मारकर दरवाजे को थोड़ा सा उठाया और उसकी तलवार को ही इस्तेमाल करके इतने जोर से दरवाजे को खोला कि वो दीवार तोड़कर बाहर चला गया। अब उनके सामने सीढ़ियां थी और लैंस को पता था कि पक्का मार्गिया लूपस नीचे उनका इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ा चलने के बाद वो एक रिंग में पहुंचे, जहां कित्सुकु नाम का एक स्टूडेंट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, और आगे बढ़ने के लिए उन्हें उसे हराना जरूरी था। जैसे ही लैंस आगे बढ़ा तो बैरेट ने उसे रोककर खुद ये लड़ाई लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे सभी अच्छे दिखने वाले लड़कों से चिढ़ थी और वो कित्सुकु को भी उसकी आसान जिंदगी के लिए कोसने लग गया, क्योंकि वो अच्छा दिखता था। पर कित्सुकु को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी रोज वेब को निकालकर लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार था। उधर ब्यूरो ऑफ मैजिक में वॉलबर्ग डायरेक्टर के सामने खड़े थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि 6 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स उनकी जेल से एक गार्ड को मारकर फरार हो गए थे, और इसमें उनकी मदद शायद इनोसेंट जीरो ने करी थी। इधर लड़ाई में कित्सुकु ने बैरेट के पहले हमले को बड़ी ही आसानी से रोक दिया और जवाब में अपने रोज वेब से उस पर हमला किया, जिससे बैरेट बाल बाल बचा। पर बैरेट अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था। उसने जैसे ही अपने फायरबॉल्स छोड़ी तो वो कित्सुकु के आसपास से जाकर गई और उनमें पैचिस बन गए, जिसके बाद बैरेट अपने मूव की तारीफ करने लग गया। पर कित्सुकु को यह मूव बड़ा ही बचकाना लग रहा था, पर बैरेट का मानना था कि कित्सुकु पक्का हारने वाला था। ये सुनकर एक बार के लिए कित्सुकु डर भी गया, पर उसने जवाब में अपना रोज वेब बैरेट की तरफ छोड़ा, जिनसे बचने के लिए बैरेट ने फायरबॉल्स तो छोड़ी, पर वो किसी काम की नहीं थी और रोज वेब ने बैरेट को चारों तरफ से लिपट कर उठा दिया, जिसमें उसकी छड़ी नीचे गिर गई। बैरेट पर हंसते हुए कित्सुकु ने जैसे ही अपने रोज वेब पर कांटे उगाना शुरू किया कि तभी बैरेट ने अपने पैचिस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कित्सुकु की छड़ी टूट गई। बैरेट ने उन पैचिस को टाइम बॉम्ब बताते हुए बाकी सभी पैचिस को भी एक्टिवेट कर दिया। इधर कित्सुकु को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बैरेट जैसे से कैसे हार गया। तभी बाकी पैचिस से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। फिन ने बैरेट को उसकी जीत के लिए कांग्रेचुलेट किया कि तभी धुआं हटते ही कित्सुकु आराम से पॉज में बैठा हुआ था। ये देखकर वो सभी काफी हैरान हुए, पर तभी वो सब धरती के नीचे धंसने लग गए और इस बीच भी मैश अपने क्रीम पफ को बचाने में लगा हुआ था। नीचे आते ही वो सब अलग अलग हो गए थे। लैंस को एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हुई और उसके सामने खड़ा था मार्गिया लूपस का 3rd मेंबर मैडल। उधर बैरेट और फिन एक साथ ही थे और उनके सामने खड़े थे 4th एंड 5th मेंबर मिलो एंड लव। फिन का मानना था कि वो लोग हारने वाले थे, पर बैरेट ने उसे चिंता ना करने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक उसके पास मेन कैरेक्टर वाली पावर थी। उधर मैश एक अंधेरे से भरे कमरे में जाकर गिरा, जहां लाइट जलने पर उसके सामने वही मास्क मैन खड़ा था जिसने अपना नाम रेजर बताया, जो मार्गिया लूपस का 2nd मेंबर था। उसने पहले तो मैश की रफ्तार की तारीफ करी, पर साथ ही अब वो जान चुका था कि मैश जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये सुनते ही मैश काफी टेंशन में आ गया। मैडल अभी लैंस को बातें ही सुना रहा था, पर लैंस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने सीधा ग्रेविटी मैजिक से उस पर हमला कर दिया।
पर मेडल बड़े ही आसानी से मिट्टी में चला गया और लैंस के पीछे उसके कई सारे रूप एक साथ जमीन से निकले और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। लैंस ने बचने के लिए एक बार फिर से ग्रेविटी स्पेल का यूज किया और वो सब फिर से मिट्टी में मिल गए, पर मेडल ने उसके ग्रेविटी स्पेल को फालतू कहा और तभी जमीन पर पड़ी मिट्टी ने खुद को इकट्ठा किया और एक स्पाइक बनकर लैंस पर हमला कर दिया, जिससे वो बाल बाल बचा। मैश को क्लोन्स को खत्म करने के लिए एक्चुअल बॉडी पर अटैक करना था, इसलिए उसने पूरी मड पिट पर अटैक कर दिया, पर मेडल एक बार फिर से उसके पीछे पहुंच गया और उसने लैंस के पैरों को मिट्टी से वहीं पर जमा दिया। मेडल के मुताबिक लैंस काफी टैलेंटेड था और इसलिए उसने उसे मार्गिया लूपस ज्वाइन करने का भी ऑफर दिया। उसने एडलर डोम को बेकार बताते हुए लैंग डोम की तारीफ करना शुरू कर दिया, पर लैंस का मानना था कि उसकी काबिलियत उसके आसपास के माहौल पर निर्भर नहीं करती थी। ये कहते ही उसने एक बार फिर अपना स्पेल यूज किया और इस बार उसने मेडल को जमीन की बजाय दीवार पर उठाकर फेंका, पर मेडल ने पहले ही पूरे कमरे को मिट्टी से कोट कर दिया था ताकि उसे कोई भी चोट ना आए, इसलिए उसे लगता था कि यहाँ ग्रेविटी स्पेल का कोई फायदा नहीं और फिर लैंस ने उस पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। अब मेडल के छुपने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने एक बोतल निकाली जिसमें बाकी स्टूडेंट्स का छीना हुआ मैजिक था और उसने वो एक बारी में ही पी ली और अब उसकी पावर्स कई गुना बढ़ चुकी थी और उसने अपने मैजिक की एक एडवांस फॉर्म यूज करी जिसे सेकेंडस कहते थे और इसके बाद उसने एक बहुत ही बड़ा मड मॉन्स्टर खड़ा कर दिया और उसने बताया कि सेकेंडस मैजिक सिर्फ डबल लाइनर्स कर सकते थे, वो भी बस वही जो इसके काबिल थे, और कैसे बचपन में उसके पिता उससे अपने मैजिक स्किल्स को अच्छा करने को कहते थे क्योंकि उससे उसकी पहचान होने वाली थी और वो बचपन से ही अपना मैजिक स्किल्स को इंप्रूव करने में लगा हुआ था और अब वो इतना शक्तिशाली है कि लैंस उसे कभी भी हरा नहीं सकता था। पर मड मॉन्स्टर का हमला करते ही लैंस पीछे कूद गया और मैश के बारे में सोचते हुए उसने बताया कि वो भी सेकेंडस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और उसने मड मॉन्स्टर के आसपास ग्रेविटी पिलर्स खड़े कर दिए और फिर उसने एक पिलर मॉन्स्टर के ऊपर बनाया जिसने मॉन्स्टर को बीच में से ही काट दिया। मेडल को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लैंस से हार गया और अब उसके पिता कभी भी उसकी मेहनत को नहीं पहचानेंगे, पर तभी लैंस ने उसकी तरफ उसकी किताब फेंकी जो लैंस को मिली थी और लैंस ने बताया कि वो उसे काफी पसंद आई थी और वो जानता था कि मेडल ने सच में बहुत मेहनत करी थी। वो दोनों सेम ही फैमिली बैकग्राउंड से आते थे जहां उनकी इज्जत उनके जादू से होती थी, पर अपनी बहन के बारे में सोचते वक्त जिससे सिर्फ एक अच्छा सिंगर बनना था तो उसे समझ आया कि खुश रहना ज्यादा जरूरी होता है और वो ये बोलकर वहां से चला गया। उधर मैश अभी भी टेंशन में ही था और रेजर का मानना था कि वो दोनों एक जैसे ही थे क्योंकि उन दोनों को ही सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था, पर मैश के पास उसके पिता थे और रेजर के पास उसके जीने के अलग रीजंस और ये बोलकर वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले मैश ने पूरी रफ्तार से जाकर रेजर को लात मारी जिससे वो काफी पीछे चला गया, पर एक झटके में ही उसने मैश को फिर से क्रॉस कर दिया और इसी बीच उसने अपनी तलवार से मैश के हाथ में कट मार दिया। रेजर ने बताया कि मैश उससे नहीं जीत सकता और ये बोलकर उसने कुछ स्ट्रिप्स निकाली जिससे उसकी रफ्तार दुगनी हो जाती थी। उसने वो स्ट्रिप्स चारों तरफ बिछाई और फिर वो एक के बाद एक मैश पर हमला करता गया। रेजर के मुताबिक उनके बीच कोई कंपटीशन ही नहीं था, पर मैश ने भी हार मानने से मना कर दिया। रेजर को मैश का डिवाइन विजनरी बनने का रीजन एकदम फालतू लगता था और उसने मैश को ओपन चैलेंज देते हुए लेमन का हाल दिखाया जिसकी बॉडी से धीरे धीरे मैजिकल पावर्स खत्म हो रही थी और ठीक आधे घंटे बाद वो भी मैश की ही तरह बनने वाली थी। इसके बाद रेजर अपनी सारी शक्तियों के साथ मैश पर हमला कर देता है और मैश अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था, पर रेजर सीधा जाकर तलवार मैश के पेट में घुसो देता है, पर मैश ने अपने एब्स को टाइट करके उसकी तलवार भी रोक दी और मैश ने रेजर को गले से पकड़कर अपना सर सीधा उसके मास्क पे मारा जिससे उसका मास्क ही टूट गया। रेजर की एक आंख लाल थी और मैश को लगा कि शायद ये उसकी वजह से हुआ था और वो उसके लिए माफी मांगने लग गया, जिस पर रेजर ने बताया कि इसे डेविल आई कहते थे जो किसी की भी मैजिकल पावर को खत्म कर सकती थी, इसीलिए उसे बचपन से सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था। उसके घर वाले भी उससे डरते थे। उसके मुताबिक मैश कभी उसे समझ नहीं सकता था क्योंकि उसके पास उसे प्यार करने वाले पिता थे और ये कहते ही उसने एक मैजिकल फील्ड बनाई और लगातार मैश पर हमला शुरू कर दिया। बीच में उसने रोक कर बताया कि इस फील्ड के अंदर मैश की स्पीड भी उसे ट्रांसफर हो जाएगी और वो अब खुद को बचाने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था, पर तभी मैश ने जमीन पर जोर से मारकर फ्लोर के 2 हिस्से कर दिए और मुक्का मारकर रेजर की तलवार ही तोड़ दी। रेजर समझ गया था कि फ्लोर के टुकड़े होने की वजह से उसकी मूवमेंट्स लिमिटेड हो गई थी, पर वो जैसे ही पीछे हटने लगा तो मैश ने अपने पैर से उसे रोक दिया
और अपनी मसल पावर का यूज करते हुए उसने रेजर को इतनी जोर से मारा कि वो अपनी फील्ड को तोड़ते हुए सीधा हवा में उड़ गया। अब उसका स्पेल खत्म हो चुका था और इसलिए मैश सीधा उसके नीचे गया और उसने जोर से उसकी पीठ पर एक लात मारी। रेजर जानता था कि अगर वो हार गया तो उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचेगा, इसलिए उसने एक बार फिर से पूरी ताकत से कोशिश करी, पर मैश ने फिर से उसकी तलवार पकड़ ली और उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया और लगातार उसके बाद उसे मारता गया। हारने के बाद रेजर का मानना था उसे भी नॉर्मल ही पैदा होना चाहिए था, क्योंकि उसके परिवार ने कभी उसको प्यार ही नहीं किया था। वो सभी उसकी आंख से इतना डरते थे कि उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाता था और एक बार तो उसके पेरेंट्स ने उसे मारने की कोशिश भी करी थी, पर हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद भी एबल ने उसे जीने का एक रीजन दिया और अब मैश से हारने के बाद उसके जीने का कोई मतलब नहीं था। मैश समझ गया था कि वो कितना लकी था, क्योंकि उसके पास उसे प्यार करने वाले पिता थे और यही देखते हुए उसने रेजर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुझसे दोस्ती करोगे? पर रेजर का मानना था कि मैश भी बहुत जल्द अपने विचार बदल लेगा और उसने मैश को आगे ना बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि एबल बिल्कुल ही अलग लेवल पर था और मैश उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिकने वाला था। पर हमारी कहानी का हीरो मैश रेजर की इस वार्निंग को इग्नोर करके आगे बढ़ गया और जाते जाते उसने कहा कि उसके विचार कभी नहीं बदलेंगे और उसने रेजर को क्रीम पफ खाने के लिए भी इनवाइट किया। उधर एक और स्टूडेंट को सीक्रेट डोर मिल गया था और वो भी अंदर जाने के लिए तैयार था। इधर लव ने देखा कि बैरेट और फिन दोनों ही सिंगर लाइनर्स थे और उसका मानना था कि उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मिलो ने यह काम लव पर ही छोड़ दिया और वो खुद मैश को ढूंढने के लिए चला गया। मिलो के वहां से जाते ही लव बैरेट और फिन से यह पूछने लग गई कि क्या वो उन्हें पसंद थी, पर उन दोनों को यही सवाल बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो उसे अभी अभी ही तो मिले थे। इसके बाद वो उनसे अपने क्यूटनेस के बारे में पूछने लग गई। हाय दैया, बैरेट को लगता था कि वो बिल्कुल उसकी पसंद की ही है, पर अभी उसकी जिंदगी में लेमन थी। ये सुनते ही लव ने उसे मारने के लिए कह दिया। बैरेट को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतनी जल्दी बदल सकती थी और लव ने उन पर एक टोर्नेडो से हमला कर दिया। बैरेट ने उसे रोकने की कोशिश तो करी, पर उन दोनों की पावर में बहुत अंतर था। लव का मानना था कि सभी लड़कियां क्वीन होती है और जो भी लड़का उनकी तारीफ नहीं कर सकता तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। लव ने फिर से टोर्नेडो मैजिक का यूज कर उन पर हमला किया, जो सीधा जाकर बैरेट को लगा। लव ने कहा कि उसके पिता ने उसे बताया था कि वो किसी को भी मार सकती थी अगर वो उसकी तारीफ ना करे, पर बैरेट एक बार फिर खड़ा हुआ और उसने लव पर कई सारी फायरबॉल से अटैक किया जो उसके आसपास आकर गिरी, जिसने पूरे कमरे को धुएं से भर दिया। और इसी का फायदा उठाते हुए बैरेट ने लव की छड़ी को छीनने की कोशिश की, पर तभी लव ने उसे स्पेल से उठाकर फेंक दिया। इसके बाद लव ने बताया कि मिलो असल में उस इंसान को पत्थर का बना सकता था जिसने भी उस सीक्रेट दरवाजे को छुआ था, और अगर फिन और बैरेट ने उसे और मिलो को 30 मिनट में नहीं हराया तो मैश भी पत्थर का बन जाएगा। लव कहने लगी कि उसे मैश के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसके सभी दोस्त बहुत ही कमजोर हैं। उधर बैरेट को लग रहा था कि वो मरने वाला है, पर तभी उसे अपने बचपन की एक कहानी याद आई जहां उसकी बहन ने उसे कुछ बदमाश बच्चों से बचाया था जो उसे परेशान कर रहे थे। उसकी बहन ने उसे हमेशा यही समझाया था कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और जिसने भी तुम्हारा साथ दिया हो तो तुम्हें भी हमेशा उसी के लिए खड़ा रहना चाहिए। ये बात दिमाग में आते ही उसे याद आया कि कैसे मैश ने उसको बचाया था और अब उसने फैसला कर लिया था कि कोई भी उसके दोस्त का मजाक नहीं उड़ा सकता। और जैसे ही लव फिन पर हमला करने वाली थी, बैरेट अपना केज तोड़कर बाहर आ गया। लव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बैरेट उसके केज में से बाहर कैसे निकला, पर तभी उसकी नजर बैरेट के माथे पर पड़ी जहां एक वार्निंग निशान था। असल में कुछ बच्चे इस निशान के साथ पैदा होते थे और उन्हें बैटल डीमन कहा जाता था, क्योंकि जब इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो इनकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थी। इसके बाद बैरेट ने फिर से फायर बॉल्स पूरे कमरे में भर दी और एक साथ उसने सभी बॉल्स को लव की तरफ छोड़ दिया, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। पर बैरेट ने जानबूझकर वो बॉल्स लव के आसपास छोड़ी थी क्योंकि वो लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और इसीलिए उसने लव को वहां से जाने के लिए कहा। फिन अभी तक हैरान था और तभी एक स्टोन हेड ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया, पर ऐन मौके पर आकर बैरेट ने उसे बचा लिया। मिलो वापिस आ चुका था और उसे देखते ही लव ने अपनी हार मानने के लिए उससे माफी भी मांगी। बैरेट खुश था कि मिलो ने मैश का पीछा छोड़ दिया, पर मिलो ने उन्हें मसलने के लिए कई सारे स्टोन हैंड्स को उनके ऊपर छोड़ दिया। बैरेट को लग रहा था कि वो अब जल्दी ही नीचे गिर जाएगा और लव के मुताबिक मिलो बहुत खास था क्योंकि वो मार्गिया लूपस में एक लौता फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। पर जैसे ही वो हाथ बैरेट और फिन तक पहुंचने वाले थे तभी एक तलवार आकर सीधा मिलो को लगी।
फिन ने पहली झलक में ही तलवार को पहचान लिया। मिलो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। असल में यह तलवार रीन की थी, जो पिछले साल का डिवाइन विजनरी होने के साथ साथ फिन का बड़ा भाई भी था। मिलो को लगा कि शायद रीन एक स्टूडेंट ही होगा, तो उसने एक बार फिर अपने स्टोन हेड से उस पर हमला करने की कोशिश की, पर रीन ने एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर दिए। रीन ने अपनी पावर को दिखाते हुए कई सारी स्वॉर्ड से एक साथ मिलो पर हमला किया और ये देखकर बैरट हैरान रह गया था और लव ने तो लैंगडोम को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। मिलो समझ गया था कि वो किसी भी हाल में रीन से नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर दिया। भैया भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो। पर रीन ने उसे लात मारते हुए उससे सवाल करना शुरू कर दिया। बैरेट को यह थोड़ा ज्यादा रूड बिहेवियर लग रहा था, पर रीन बिना कुछ सोचे उससे सवाल करता गया और अपने जवाब मिलने पर उसने उसे छोड़ दिया और साथ ही बैरेट और फिन को वापस जाने को कहा, क्योंकि अब आगे की चीज वो खुद ही संभालने वाला था। वहां से अपना काम खत्म करके वो आगे बढ़ गया। असल में रीन को हेडमास्टर ने भेजा था, क्योंकि एक न्यूज के हिसाब से इनोसेंट जीरो और उसके साथी स्कूल में ही थे और वो शायद अपनी पावर्स को छुपा कर घूम रहे थे। पर तभी उसे मैश दिखाई दिया, जो क्रीम पफ्स खा रहा था। रीन को मैश का ऑरा बड़ा अजीब सा लगा और उसे उस पर शक हुआ, इसलिए उसने अपने स्पाइडर को बुला के मैश की पावर चेक करने को कहा। रीन ने मैश पर अपनी एक तलवार से हमला किया, पर मैश ने उस तलवार को बड़ी आसानी से रोक दिया। स्पाइडर के चेक करने पर मैश में कोई भी मैजिकल पावर नहीं मिली, इसलिए रीन ने एक बार फिर से हमला किया और इस बार उसने अपनी पूरी पावर का सिर्फ 3% इस्तेमाल किया। यह अटैक सीधा जाकर मैश पर लगा और वो उन्हीं तलवारों की एक कुर्सी बनाकर उस पर बैठ गया। स्पाइडर को अभी भी कोई मैजिक नहीं मिला, इसलिए रीन ने इस बार 10% पावर का इस्तेमाल करने का फैसला किया और इस बार भी मैश ने बड़ी आसानी से उसके सारे हमलों को बर्बाद कर दिया। सवाल पूछने पर जब मैश ने अपना नाम बताया तो रीन को हेडमास्टर की बात याद आई, जहां उन्होंने स्कूल में एक अजीब से बच्चे के बारे में कहा था। इसलिए रीन ने मैश से माफी मांगी, पर मैश माफी देने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए रीन ने उसे एक हैंकी दिया, जिससे वो अपनी चोट सही कर सकता था। और जाते जाते रीन ने मैश को एबल से बचकर रहने के लिए भी कहा। जब मैश ने उससे पूछा कि उसे एबल के बारे में कैसे पता, तो रीन ने उसे बताया कि हेडमास्टर ने मैश के डिवाइन विजनरी बनने के सपने के बारे में उसे बताया था और वो खुद भी चाहते थे कि मैश एक डिवाइन विजनरी बने और इसीलिए स्वाभाविक रूप से एबल मैश के पीछे पड़ा हुआ होगा और उसके डॉल मैजिक के खिलाफ मैश को दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं था। ये सुनते ही मैश ने इस बात को नकार दिया और उसका कहना था कि उसके पास भी मैजिकल पावर्स थी और रीन उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहां से निकल गया। असल में रीन खुद भी चाहता था कि मैश डिवाइन विजनरी बने, क्योंकि हेडमास्टर ने उसे बताया था कि कैसे मैश अपने दोस्तों को खुद से ऊपर रखता था और कैसे उसने फिन को बचाया था। मैश को आखिरकार लैंगडोम का फाइनल दरवाजा मिल तो गया, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खोलना कैसे था। पर कोशिश करने पर उसने पहली बार एक दरवाजे को ठीक से खोला, पर तभी उसे लेमन की याद आई और उसने जोर से उस दरवाजे को तोड़ दिया। एबल मैश को वहां देखकर हैरान था, क्योंकि उसके मुताबिक रेजर को सिर्फ रीन ही हरा सकता था, पर अब उसके सामने मैश खड़ा था, जिसका मतलब था कि वो भी एक डिवाइन विजनरी जितना ताकतवर था। पर मैश को अभी भी यही डर था कि कहीं एबल को उसके सीक्रेट के बारे में ना पता चल गया हो। पर उसकी ये चिंता तब दूर हो गई जब एबल ने मैश को एक फेलो सुपीरियर बीइंग बुलाया, जिसका मतलब था कि अब एबल मैश को भी ताकतवर मानता था और इसीलिए उसने मैश को अपना प्लान याद दिलाते हुए बताया कि उसका मानना है कि उन्हें सभी कमजोर लोगों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे पावरफुल लोगों को कमजोर बना रहे थे। मैश ने कंफर्म करने के लिए पूछा कि एबल कमजोर उन्हें मानता था जो लोग जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिस पर एबल का जवाब था कि उन्हें जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए और साथ ही उसकी लिस्ट में वो सभी लोग थे जो किसी कमजोर को पनाह देते थे या फिर ठीक से जादू का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सुनते ही मैश को याद आया कि कैसे बर्नहेड ने उसे बचपन से ही प्यार से रखा था और अब मैश समझ गया था कि वो एबल से दोस्ती नहीं कर सकता। और ये जवाब मिलते ही एबल का मानना था कि मैश के अंदर अभी भी इंफीरियर जीन्स थे, जिन्हें खत्म करना बहुत जरूरी था और इसीलिए उसने अपने पपेट्स को उस पर हमला करने के लिए भेज दिया। तभी लव भी उस कमरे के बाहर पहुंच गई। वो खुश थी कि वो रीन से सही सलामत बच गई थी, पर तभी उसकी नजर एबल के रूम के टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी और वो ये देखकर हैरान हो गई कि अंदर मैश एबल से लड़ रहा था। मैश ने एक पपेट को तो तोड़ दिया, पर उससे एक खतरनाक एसिड निकला जिससे मैश बाल बाल बचा और एबल ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे ज्यादा चौकन्ना रहने के लिए कहा।
तभी मैश ने उस टूटे हुए पपेट के सर को उठाया और एक ही बारी में उसे फेंक कर सभी एसिड पपेट्स को गिरा दिया। उधर लव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैश ने एबल से पूछा कि क्या वो आज अपने आप को भी कमजोर मानेगा अगर आज मैंने तुझे हरा दिया तो, और साथ ही उसने लेमन के बारे में भी पूछा। पर एबल का कहना था कि वो लेमन को जानता ही नहीं था और उसने इस बार और ताकतवर पपेट्स के साथ मैश पर हमला कर दिया। उसको लगता था कि मैश इनके सामने टिक नहीं पाएगा, पर मैश ने एक ही बारी में सबको उठाकर फेंक दिया। अब एबल समझ गया था कि मैश उनकी पिछली मुलाकात से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था और अब मैश ने एबल के सामने ये शर्त रखी कि अगर वो जीत गया तो एबल लेमन को छोड़ देगा। ये सुनकर एबल काफी इंप्रेस हुआ, पर इस बार एबल ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पपेट का इस्तेमाल किया जो था मैश खुद, और एबल के एक इशारे पर मैश खुद को ही मारने लग गया और वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। असल में मैश स्ट्रिंग्स से बंध गया था और जिनका कंट्रोल एबल के हाथ में था और उसने खुद का ही गला दबाना शुरू कर दिया। पर तभी एकदम से स्ट्रिंग्स टूटती है और एबल ने उससे ये मैजिक इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी और इसके बजाय उसने मैश से लड़ने के लिए फिन को भेजा, जिसे वो पहले ही एक पपेट बना चुका था। उसने बैरेट को भी पकड़ा हुआ था पर वो काफी ज्यादा चोटिल था, इसलिए एबल ने इस काम के लिए फिन को चुना और फिन के हमला करते ही मैश ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया, जिस पर एबल ने उसे याद दिलाया कि वो ब्लॉक नहीं कर सकता और ऐसा फिर से करने पर एबल फिन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसके बाद मैश लगातार फिन के अटैक को सहता गया, पर कुछ देर बाद फिन की बॉडी टूटने लग गई। मैश तो एकदम ठीक ठाक खड़ा था। तभी मैश ने अपना गोल्ड कॉइन निकाला। एबल को लगा कि शायद उसने अपनी हार मान ली, पर मैश ने एक ही झटके से उस गोल्ड कॉइन को फेंक कर फिन से जुड़ी सभी स्ट्रिंग्स को तोड़ दी, जिससे फिन वापस से नॉर्मल हो गया और मैश का कॉइन भी उसके पास वापस आ गया। इससे गुस्सा होकर एबल ने फिर से एक बार मैश को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मैश ने उसे रोकने की काफी कोशिश करी, पर एबल का कहना था कि वो इससे कभी भी नहीं बच पाएगा। पर मैश का कहना था कि एबल को उसके दोस्तों को तंग करने का पछतावा जरूर होगा, और ये बोलते हुए मैश ने अपना एक पैर उसकी तरफ बढ़ाया, जिससे एबल की एक उंगली टूट गई। मैश ने ऐसे ही धीरे धीरे करके अटैक्स की पोजीशन बनाई और एकदम से आगे बढ़ा, सीधा एबल के मुंह पर लात मारी। पर तभी एबल ने अपना स्पेशल मैजिक यूज किया, जिससे मैश धीरे धीरे एक पपेट बनने लग गया। एबल ने मैश की तारीफ करी क्योंकि उसने उसे ये मैजिक यूज करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब मैश एक पपेट बन चुका था और जब एबल ने उसके पास जाकर उसके कोट से गोल्ड कॉइन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ एक क्रीम पफ आया। ये देखकर एबल कंफ्यूज होता उससे पहले उसके मुंह पर एक बहुत तेज मुक्का पड़ा और ये मुक्का मैश का था, जो अपने क्रीम पफ को सलामत देखकर खुश था। पर एबल को समझ नहीं आ रहा था कि मैश उस स्पेल से कैसे बाहर निकला था, क्योंकि उसका स्पेल बॉडी के सभी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रोक देता था। पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये बॉडी के रिफ्लेक्सेस की वजह से हुआ था। ये कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो बॉडी ब्रेन के ऑर्डर्स के बिना करती थी, और मैश के केस में उसके क्रीम पफ को छूना एक ऐसा ही एक्शन था। उधर लव ये सोच रही थी कि किसी के लिए क्रीम पफ इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते थे। एबल समझ गया था कि अब मैश को हराना इतना आसान नहीं था और उसने एक बहुत ही बड़े पपेट मॉन्स्टर को बुलाया जो 100 मीटर के दायरे में खड़े सभी लोगों को एक गुड़िया में बदल सकता था। ये पूरे एरिया में इनविजिबल स्ट्रिंग्स फेंकता था जो किसी भी नॉर्मल इंसान को दिखाई नहीं देती थी, और एक बार अगर मैश पपेट बन गया तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। उधर लव भी इस पपेट की रेंज में थी, इसलिए उसे भी डर था। एबल का मानना था कि मैश को तो खुश होना चाहिए कि उसने एबल को एडवांस मैजिक यूज करने के लिए मजबूर कर दिया, पर उस पपेट के स्ट्रिंग्स फैलाते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और मैश इस बीच बिल्कुल ठीक खड़ा था। एबल को समझ ही नहीं आया कि मैश आखिरकार बच कैसे गया, पर मैश का कहना था कि उसने स्ट्रिंग्स ही तोड़ दी, लेकिन एबल के मुताबिक ये नामुमकिन था क्योंकि वो स्ट्रिंग्स इनविजिबल थी। ये देखकर लव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। असल में मैश ने अपनी बॉडी को एक ऐसी पोजीशन में खड़ा किया था कि सभी स्ट्रिंग्स उसे अलग टाइम पर टच करे, और जैसे ही एक स्ट्रिंग ने उसे लेफ्ट साइड पर टच किया तो उसने अपने राइट हैंड से सभी स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया। एबल को अब मैश के इंसान होने पर भी शक था और उसने एक बार फिर से अपने पपेट से उस पर हमला किया, पर मैश उसे एक बारी में ही तोड़कर ठीक उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे पकड़कर उसने उसे जमीन में पटक दिया। इसके बाद एबल ने अपनी कहानी बताते हुए बताया कि कैसे उसकी माँ गरीब लोगों की मदद करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो सिर्फ किस्मत से ही अमीर और ताकतवर पैदा हुए थे। पर एक दिन गरीबों को खाना बांटते वक्त उनमें से एक आदमी ने खाने के लालच में उन्हें चाकू मार दिया, और उनके इस तरह जाने के बाद से ही एबल को वीक लोगों से नफरत हो गई थी। इसीलिए उसने सबसे टैलेंटेड लोगों की एक टीम बनाई जिन्हें उसकी तरह ही समाज से परेशानी थी,
लेकिन एबल अभी भी अपने विचार नहीं बदलना चाहता था। पर मैश का मानना था कि दुनिया में हमेशा बुरे लोग रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब जब वो जीत गया था तो उसने एबल से लेमन का पता पूछा और एबल इस बार बड़ी ही आराम से सभी स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और तब उसने एक स्पेल यूज करके लेमन मैश के हवाले कर दी और उधर फिन को भी होश आ गया था और उन तीनों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। मैश लेमन और फिन के लिए किसी हीरो से कम नहीं था और फिन तो उसे पकड़कर रोने ही लग गया। बैरेट भी अपने आप को घसीटता हुआ उनके पास पहुंच गया और अब वो चारों एक साथ सेलिब्रेट करने लगे। हिप हिप हुर्रे! एबल को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इन जैसों से हारा था। पर तभी फिन को लैंस की याद आई, जिसके बाद हमने देखा कि लैंस कॉरिडोर में चल रहा था कि तभी रीन ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जिसे उसने बड़ी आसानी से रोक दिया। रीन के कहने पर जब स्पाइडर ने चेक किया तो लैंस की पावर बहुत ज्यादा थी। असल में वो लैंस था ही नहीं, बल्कि लैंस के रूप में इनोसेंट जीरो का एक मेंबर था। रीन ने तुरंत ही उसे स्कूल में आने की वजह पूछी, जिस पर उस आदमी ने बताया कि वो लोग किसी खास चीज को ढूंढ रहे थे जिसमें एबल भी उनकी मदद करने वाला था। पर उससे कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए अब वो एबल को मारने जा रहे थे, क्योंकि अब वो उनके किसी काम का था ही नहीं। जैसे ही रीन ने उसे रोकने की कोशिश करी तभी उसे एक बहुत बड़े चाकू ने रोक दिया और अब वो आदमी उसके सामने एक अलग दुश्मन को छोड़कर आगे बढ़ गया। पर रीन को मैश और उसके दोस्तों की टेंशन हो रही थी, क्योंकि अब जो आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था उसके पास एक डिवाइन विजनरी जितनी पावर थी। उधर बर्नहेड और ब्रैड को यह फिक्र सता रही थी कि कहीं मैश का सच स्कूल में किसी को पता न चल जाए। इधर मैश और उसके दोस्त लगातार सेलिब्रेट कर रहे थे और एबल उनके शांत होने का इंतजार कर रहा था कि तभी मैश बाथरूम का इशारा करके वहां से चला गया। अब सभी स्टूडेंट्स वापस से नॉर्मल होने लग गए कि तभी वो आदमी वहां पहुंच गया और उसने मैश के दोस्तों को उठाकर एक साइड में पटक दिया। तभी बैरेट ने उसे लड़ने का सोचा, पर तभी उसे फील हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी कितना ताकतवर था। वो आदमी सीधा एबल के पास पहुंचा और उसने अपना नाम सेल बताया और मैजिक से उसी के हाथों उसका गला दबाना शुरू कर दिया। सेल का कहना था कि एबल उसे नहीं ढूंढ पाया जिसके लिए उसे बोला गया था, इसीलिए अब उसके जीने का कोई फायदा नहीं है। एबल अपना दम तोड़ने ही वाला था कि तभी मैश क्रीम पफ की एक प्लेट लेकर अपनी सेलिब्रेशन पूरी करने के लिए वहां पहुंच गया। उसके दोस्त उसको समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी मैश की नाक पर एक मक्खी बैठ गई, जिसकी वजह से मैश को एक छींक आ गई, अच्छी, और उसने सारे क्रीम पफ सेल के ऊपर फेंक दिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैश ने यह जानबूझकर किया या गलती से हुआ, पर इस बीच एबल की जान बच गई। मैश ने सेल से उसके क्रीम पफ्स वापस मांगे और ये सुनते ही उसके तीनों दोस्त हैरान हो गए और सेल ने गुस्से में उसके सारे क्रीम पफ नीचे फेंक दिए, जिसने मैश को हैरान ही कर दिया। पर तभी सेल के सर में जोर से दर्द हुआ और वो सोचने लगा कि कहीं मैश वही तो नहीं जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। सेल ने सबसे पहले एबल को खत्म करने का फैसला किया और जैसे ही मैश उसे बचाने के लिए भागा तो रेजर ने बीच में आकर एबल को बचा लिया और साथ ही उसने मैश से माफी भी मांगी, क्योंकि वो उसके साथ क्रीम पफ्स नहीं खा पाया। पर रेजर को बचाने के लिए मैश ने उसे अपना हैंकी दे दिया जो रीन ने उसे दिया था। पर इसी बीच सेल सोच रहा था कि रेजर उसके अटैक से जिंदा कैसे बच गया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि अटैक से ठीक पहले मैश ने उसके ऊपर बहुत तेज रफ्तार से एक छोटा सा पत्थर फेंका था, जिससे उसका स्पेल कमजोर हो गया था। इसके बाद मैश उसके सामने खड़ा था और उसने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा, जिससे कुछ पत्थर हवा में उड़ गए और ये सब देखकर सब हैरान थे कि सेल ने उस पत्थर को पकड़ लिया था और वो उसे चाट रहा था। ये देखकर मैश को बड़ा ही अजीब लगा कि कैसे कोई पत्थर को चाट सकता था। सेल ने मैश को बताया कि रेजर के पास सिर्फ 30 मिनट ही थे और वो देखना चाहता था कि मैश क्या कर सकता था। इसके बाद सेल ने लगातार मैश पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसे मैश अपने हाथों से रोक रहा था। सेल मैश की पावर को देखना चाहता था, इसलिए उसने अपने सारे मैजिक से एक साथ उस पर हमला किया, जो सीधा जाकर मैश को लगा। एबल को लगता था कि मैश कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि उसकी और सेल की शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर था। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई। उसकी माँ हमेशा उसे बताती थी कि सिर्फ किस्मत वालों को ही जादुई ताकत मिलती है, मेहनत करने वालों को नहीं। और उसका मानना था कि सेल उनसे ज्यादा ताकतवर था और वो लोग उससे नहीं जीत सकते थे। इधर सेल एक के बाद एक हमले मैश पर करता गया और मैश सभी हमलों को अपने हाथ से रोक रहा था। एबल का मानना था कि रेजर ने बीच में कूदकर बेवकूफी करी थी, पर मैश का कहना था कि रेजर ने ये खुशी से करा था, क्योंकि एबल ने उसे जीने का मकसद दिया था और रेजर उस मकसद की वजह से ही खुश था। उधर मैश लगातार सेल के हमलों को रोकने में लगा था। एबल ये देख सकता था कि मैश सेल से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता था और अब सेल भी बोर हो रहा था, इसलिए उसने अब ज्यादा बड़े पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया।
ये चीज मैश के लिए बुरी लग रही थी कि तभी एबल ने अपनी डॉल को हमला करने के लिए भेज दिया, पर सेल ने उसे बड़ी आसानी से तोड़ दिया। सेल ने एबल को बताया कि वो उससे नहीं जीत सकता, पर तभी उस डॉल का सर सेल की तरफ बढ़ा जिसके अंदर मैश छुपा हुआ था, और उसने सेल के पास आते ही उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। सेल का मुंह एक आर्मर से कवर था, पर वो ये देखकर काफी इंप्रेस हुआ कि मैश ने उस आर्मर को क्रैक कर दिया था। उसे ये जानने में दिलचस्पी थी कि आखिर मैश कौन सा मैजिक यूज करता था, पर उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये कहते हुए उसने एक शीशा निकाला, जिसे देखते ही बैरेट समझ गया था कि वो क्या था। असल में वो एक स्पेल फ्लेक्शन मिरर था जो किसी भी जादू को वापस उल्टा भेज सकता था, और सभी मैजिशियंस में इस शीशे का बहुत डर था। बैरेट ने इसके लिए उसे चेतावनी दी और सेल ने उसे अपना सबसे पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करने को कहा, पर मैश ने उस शीशे के बीच में से ही उसे लात मार दी। ये देखते ही उसके सभी दोस्त हैरान हो गए और उन सबको एहसास हुआ कि मैश के पास तो कोई जादू शक्ति थी ही नहीं, और उन्हें पास्ट की सभी इंसिडेंट्स याद आने लग गए। सेल को कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा, पर तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर बन रहे एक निशान पर पड़ा, जिसके बाद उसने ये कंफर्म किया कि मैश वही था जिसे इनोसेंट जीरो और उसकी टीम ढूंढ रही थी। तभी पूरा रूम टूटता है और दो हाथ सामने आकर सेल को ले जाने लगते हैं, पर जाने से पहले उसने मैश से जल्द ही मिलने का वादा किया। सेल के जाने के बाद मैश खुश था और एबल रेजर को लेकर सीधा डॉक्टर के पास भागा, और रेजर ने अगली बार मैश के साथ क्रीम पफ खाने का वादा भी किया, और एबल ने भी उसका ये एहसान एक दिन वापस करने का वादा किया। मैश के दोस्त अभी भी शॉक में थे कि उसके पास कोई मैजिकल पावर तो थी नहीं, और उन्हें डर भी था कि अगर लोगों को पता चल गया तो वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ये बात सुनते ही मैश घबरा गया और उसने दावा किया कि वो पूरी तरह से जादू इस्तेमाल करना जानता था, और उसके दोस्तों ने भी इस सीक्रेट को छुपाने के लिए उसका साथ देने की बात कही। पर तभी वहां एक स्टूडेंट को होश आया, जिसके मुताबिक मैश को स्कूल में रहने का कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि एक जादू के स्कूल में एक ऐसे बंदे का क्या काम जिसके पास जादुई शक्तियां है ही नहीं। और अब उसने सोच लिया था कि वो मैश का भांडा फोड़ कर रहेगा। मैश समझ गया था कि अब उसके पास ज्यादा समय तो था नहीं, और उसने सोचा कि बाकी सब जाए भाड़ में, यार खाएंगे क्रीम पफ, क्योंकि टेंशन लेके वैसे भी क्या ही होगा। इसी के साथ इस एनीमे का पहला सीजन होता है खत्म, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।